शुरुआत हो रही है। पिछला हफ्ता काफ़ी वॉलेटाइल था और पिछला हफ्ता डेरिवेटिव एक्सपायरी से भी भरा हुआ था। तो लेकिन मार्केट ने एंड में आके आपको खुशी कर दिया। 24,000 के ऊपर जब क्लोजिंग दी उसने निफ्टी की और 52,000 के ऊपर क्लोजिंग दी बैंक निफ्टी की। ये तो लेवल्स की बात थी, लेकिन लेवल्स के साथ साथ कन्विक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मार्केट के अंदर चलती है। इसलिए हम इसको मार्केट को भाव और भावनाओं का खेल मानते हैं। खैर, आगे बढ़ते हुए आज इन सभी चीज़ों के साथ हम और आगे बढ़ेंगे। मेहमानों को पूरा कुनबा अपने साथ फिर से जोड़ेंगे। आज ग्लोबल मार्केट्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब थोड़ा इस वीक ज़रा ध्यान रखिएगा, मैक्रो इवेंट्स भी काफ़ी हैं, कुछ आ गए कुछ आने हैं। जैसे जीडीपी आ गया, कुछ और आने हैं। इस सब पे चर्चा आज के हम सेशन में करने जा रहे हैं। खैर, मेरे दोनों सहयोगी भी मेरे साथ अगले 2.5 घंटे के लिए बने रहेंगे ताकि हम धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट आपके सामने रखते चलें। पहले 4 विंडो में अहम ट्रिगर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, पहले वो देख लीजिए और उसके बाद फिर हम एक एक करके आपके सारे पॉइंट्स रखते जाएंगे। ग्लोबल मार्केट सबसे पहले आपको विंडो में दिखेगा, नए शिखर पर है। बीच में बात चली थी कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद शायद एक तेज प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ऐसा ना तो मार्केट ने बिलीव किया, ना ही दिखाया, ना ही कर किया। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको ग्लोबल मार्केट्स प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शंस यूएस के आपके काफ़ी हद तक काम आ रहे हैं, लेकिन इसको हम 100% नहीं भुना पाए, ये बात सच है। दूसरी बात, 7 तिमाही के निचले स्तरों पर पहुंच गया जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ के जो नंबर्स आए हैं वो 7 से भी नीचे चले गए हैं। अब ये 8.1% से घटकर 5.4 है। जैसे मैंने कहा कि ये नंबर मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अहमियत भी अभी जान लेंगे। टाटा मोटर्स, मारुति की अच्छी बिक्री के नंबर्स और हिंडई पर दिख रहा है दबाव। इन सब भी नंबर्स की कैलकुलेशन सृष्टि ने अच्छे से की हुई है, तो वो भी आपके सामने पॉइंट रख देंगे। इसके अलावा सिप्ला में एक जो ब्लॉक डील हो सकती है आज, एस्टर डीएम की को लेकर भी एक खबर है, जिसमें कुछ मर्जर्स को लेकर खबर आ रही है। तो जो न्यूज़ बेस वाला सेक्शन है वो हमने बिल्कुल कॉर्नर में डाला है, आप चाहें तो उसका भी फ़ायदा आज ज़रूर ले सकते हैं। स्टॉक्स इन न्यूज़ में इन सभी खबर्स पे आपको कुछ ना कुछ जानने समझने को मिल ही जाएगा। तो ये 4 अहम ट्रिगर हैं, इसके साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं सृष्टि। ठीक है, तो इन ट्रिगर्स पर ज़रूर नज़र रहेगी, पर आज काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि जीडीपी के आंकड़ों के निराशा के बाद ये पर्टिकुलर हफ्ते में आरबीआई की कमेंट्री किस तरीके से आती है, ये भी ज़रूर देखेंगे। और इसी बात का जिक्र डिम्पी भी कर रहे थे कि कुछ इंपॉर्टेंट मैक्रो इवेंट्स जो है ज़रूर रहेंगे, पर इस बीच इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि ग्लोबल मार्केट्स कितना सपोर्ट करते हैं। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि फ़िलहाल क्या हाल है ग्लोबल मार्केट्स का। इस हफ्ते की नई शुरुआत में क्या कुछ संकेत वहाँ से देखने को मिल रहे हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। आपसे ही विस्तार से समझना चाहेंगे यूएस बाजारों से क्या संकेत मिल रहे हैं, साथ ही साथ अगर हम अभी गिफ्ट निफ्टी देखें तो लग रहा है कि एशिया बाजारों का भी मूड जो है फिलहाल ठीक है। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। सिस्टर गुड मॉर्निंग। देखिए, हाँ जी हाँ, अमेरिकी बाजारों की अगर हम बात करें तो वहाँ से संकेत ठीक है। एशिया से भी आप ठीक करेंगे, संकेत ठीक ठाक निकल के आए हैं, क्योंकि चाइना में आंकड़ा है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का, वो आंकड़ा आया है अनुमान से बेहतर। लेकिन उसके पहले जरा ना अपने आंकड़ों की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि वो शायद आज ज़्यादा क्रूशियल होंगे। देखिए, जीडीपी के आंकड़ों का इंतजार था हमें, और वो आंकड़े सभी अनुमान करके चल रहे थे कि गिरेगा। हालांकि जितना गिर क्या है इसकी आशंका बाजार को नहीं थी। 6.5% के आसपास की Q2 जीडीपी नंबर आने की उम्मीद थी, जो कि आया है 5.4% पर। तो ये कह सकते हैं कि शॉकर है, ये थोड़ी सी चिंता बढ़ाने वाली चीज़ है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे नज़रिए से देखें तो शायद इसमें आप रिलीफ खोजने की भी कोशिश कर सकते हैं, और वो वजह ये है कि 6 दिसंबर को है आरबीआई की पॉलिसी, और संभव है कि इन आंकड़ों के बाद शायद आरबीआई डिसीजन ले रेट कट को लेकर। सभी नजरें उस बात पे आके टिक गई हैं। अच्छा, ये 5.4% का जो आंकड़ा है इस तिमाही का, ये आया क्यों है? दरअसल देखिए, सरकार की स्पेंडिंग थोड़ी सी घटी है, और ये भी कहा जा रहा है कि आरबीआई ने जो रिटेल लोन को लेकर, अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर जो सख्ती की है, उसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ा है, और उसके चलते हम ये आंकड़े कम होते हुए देख रहे हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की बात करें, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा इंपैक्ट किया है जीडीपी ग्रोथ को, वो Q2 में आया है 2.2%, और ये 6 तिमाहियों में सबसे ज़्यादा कम है। तो ये जीडीपी के आंकड़े निश्चित तौर पर फोकस में रहेंगे। जीएसटी कलेक्शन का भी आंकड़ा है, वो 8-8.5% बढ़ के आया है साल दर साल। लेकिन अगर आप मासिक आधार पर देखेंगे तो दिक्कतें वहाँ से भी हैं, वो गिरती हुई दिखाई दी है। 1.86 लाख करोड़ था, वो घट के 1.82 लाख करोड़ रुपए के आसपास का फिगर आया है। तो उस पर भी निश्चित तौर पर नजर रहेगी। लेकिन अमेरिकी बाजारों की बात करें तो शुक्रवार का सेशन, चूंकि ब्लैक फ्राइडे के चलते एक हाफ डे ट्रेड था,
थोड़े से वॉल्यूम भी कम थे, बट बाजारों का मूड बहुत अच्छा था। डाउ ने S&P 500 इंट्राडे में भी हाई लगाया और क्लोजिंग बेसिस पर भी सबसे ऊंचाई, रिकॉर्ड ऊंचाई पर ये दोनों के दोनों निक जाकर बंद हुए हैं। डाउ में 188 अंकों की तेजी, नेस्डेक में हमने देखा कि आधे % के आसपास की तेजी वहां पर भी रही। लेकिन अगर हम एशियाई बाजारों की बात करें, एशिया में हम चीन के जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आए हैं वो ठीक ठाक आए हैं, और उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि चीन के बाजार में आज बढ़त दिख रही है। अनुमान जो था वो था 50.2 का, और आंकड़ा जो है 50.3 का। 50 के ऊपर का कोई भी आंकड़ा आता है पीएमआई के फ्रंट पर तो ये माना जाता है कि इकोनॉमी में एक्सपेंशन यानी कि विस्तार हो रहा है। दक्षिण कोरिया के एक्सपोर्ट आंकड़ों पर नजर थी। एक्सपोर्ट 2.8% बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन बढ़ के आया है सिर्फ 1.4%, और अक्टूबर में 5.5% के आसपास था, तो वहां से काफी ज्यादा निराशा, हालांकि बाजार में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा है। एशिया से मिक्स्ड सेंटिमेंट है। जापान के बाजार निकी में लगातार दूसरे सत्र में गिरावट है। बाकी चीन में, हांगकांग में चीन के आंकड़ों चलते हैं, वहां पर मजबूती है। अमेरिकी बाजार मजबूत है। क्रूड की बात करें, क्रूड एक रेंज में है। हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में सीजफायर हुआ है, उसका असर हमने पिछले हफ्ते देखा है। 3% के आसपास की नरमी आई है। भाव जो है $72 प्रति बैरल के आसपास है। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है तो सोना लगातार कमजोर हो रहा है जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। अगर हम सोने के भाव की बात करें, पिछले एक महीने में 3-4% के आसपास की नरमी हमने सोने के भाव में देखी है, और प्रेशर वहां पर लगातार बना हुआ है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी आज ये 40 अंकों की तेजी दिखा रहा है। देखते हैं कि आंकड़े किस तरह से निकल के आते हैं, और बाजार इन जीडीपी के आंकड़ों पर किस तरह से रिएक्शन अपना देता हुआ नजर आता है। हालांकि इन सब चीजों के बीच एक चिंता जो बरकरार है वो है एफआईज की लगातार बिकवाली। बीच में कुछ आंकड़े अच्छे आए थे एफआईज के फ्रंट पर, लेकिन फिर से स्थितियां थोड़ी सी चैलेंजिंग होती हुई दिख रही हैं। तो इन तमाम आंकड़ों के बीच में आज का बड़ा ही क्रूशियल ट्रेडिंग सेशन है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, और डिम्पी से पहले एफआईज के आंकड़ों की बातचीत करेंगे। डिम्पी, आप किस तरह से देख रहे हैं एफआईज के आंकड़ों को? क्या कोई संकेत मिल रहे हैं कि चीजें यहां से सुधरती हुई दिखेंगी, या फिर 4,500 करोड़ रुपए की बिकवाली कैश में फिर से आ गई है? कैसे देखेंगे इसको? देखिए, मैं एफआईज के नंबर पे जाऊं उससे पहले एक बार जीडीपी वाला मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर एक पॉइंट मैं रखना चाहता हूं। एक्चुअली मैंने सारे आंकड़ों को कल जब पढ़ा, सभी चीज़ों को देखा, तो उसमें मेरे को एक और चीज़ समझ में आई कि ये जो स्लो डाउन वाला मामला है ना, ये थोड़ा दूर तलक जाने जा रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम है, आप आएंगे भूल जाएंगे, ये थोड़ा दूर तलक जा रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम जो स्लो डाउन की आई है जीडीपी के नंबर्स के अंदर, वो चिप्स टू कार है। चिप्स टू कार का मतलब कि 10 रुपये के चिप्स के पैकेट से लेके 10 लाख की कार तक में स्लो डाउन है। तो ये ना अक्रॉस द बोर्ड दिख रहा है। ये HUL को भी दिखेगा, ये मारुति को भी दिखेगा, और ये टाटा स्टील जैसी कंपनीज को भी दिखेगा। क्योंकि जो जब मैं डिटेल पढ़ रहा था उसके अंदर मेरे को अक्रॉस द बोर्ड सब में ही कहीं ना कहीं स्लो डाउन दिखा है। और दो और मेजर प्रॉब्लम है, हम कई बार ना डिमांड को अर्बन और इसमें रूरल में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आप अर्बन और रूरल दोनों की डिमांड देखेंगे ना, तो उसमें थोड़ा स्लो डाउन है। और इंडिया जैसी बढ़ती हुई इकोनॉमी के अंदर इस तरह का स्लो डाउन आना थोड़ा अच्छी बात नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दिस कि 84 का क्रूड चल रहा है, उसके बावजूद भी आपके एक्सपोर्ट्स फ्रंट पे आपने वो एक्सपोर्ट्स का वो दर्जा हासिल नहीं किया, वो पॉइंट्स नहीं किया, वहाँ से भी स्लो डाउन है। तो मैंने 4-5 कल्प्रिट्स निकाले इसके। पहला, एक तो गवर्नमेंट का कैपेक्स कम हुआ, थोड़ा प्राइवेट पार्टिसिपेशन कैपेक्स कम हुआ, ये भी स्लो डाउन का वजह बना। फिर मैन्युफैक्चरिंग जो ऑलरेडी आप बता ही चुके हैं। तीसरा एक्सपोर्ट्स, और चौथा डिमांड। तो ये 4-5 चीज़ें ऐसी निकल के आई हैं मार्केट्स के अंदर। और दूसरा, थोड़ा कंपैरिजन भी रैशनल नहीं है, क्योंकि पिछली बार और इस बार में आपने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें ग्लोबल मार्केट्स में बदली हैं। 2 युद्ध तो आप झेल ही रहे हैं, एक तो गल्फ में हो रहा है, दूसरा रशिया के साथ में हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि ये जो मामला है थोड़ा सा गंभीर है। अब भी जो फंडामेंटल एनालिस्ट जुड़ेंगे या आगे भी चर्चा हम करते रहेंगे इस पर, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि यही प्रोजेक्शन हम जब रखते थे 7% प्लस की, तो हम चाइना से ऊपर होते थे, और अगर ये प्रोजेक्शन हम रख रहे हैं तो चाइना के नीचे आ रहे हैं या चाइना के नियर टू आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। थोड़ा डंपिंग वंपिंग हुई है। आई होप सो कि सरकार इस पे, स्टील पे, सीमेंट पे, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ड्यूटीज़ में कुछ ना कुछ ज़रूर चेक करेगी, क्योंकि ये साफ नंबर्स में दिख रहा है। अदरवाइज नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग इतनी बुरी तरह से नहीं पिटता। एनी हाउ, अब हम आपने एफआईज के नंबर पूछे, तो जरा एफआईज के नंबर ले आइए। 33% के आसपास की लॉन्ग पोजीशन है। आई रिपीट माई सेल्फ, 33% के आसपास की लॉन्ग पोजीशंस है एफआईज की। और साथ ही साथ अगर आप रिटेल का नंबर देखेंगे तो करीब 64% के आसपास चल रहा है अभी, 64-65% के आसपास। और थोड़ा डीआईज का नंबर बड़ा है। पिछले 3-4-5 दिनों में मैं बोलूँगा आपको कि डीआईज 47-48% तक आ चुके हैं, और ये 44-45% से बड़े हैं। 4% बढ़ना 40% में से 10% होता है।
यानी कि अगर आपका 40% का नंबर है उसमें से 4 नंबर बढ़ जाए तो 10% इंक्रीज़ हुआ है। तो DIs ने थोड़ा मार्केट को काफ़ी हद तक कुशन दिया है। पहली बार में DIs एब्सेंट था जब बाजार टूट रहा था, जब सेकंड बार में मार्केट को झटका लग रहा तो DIs प्रेजेंट था। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसलिए आपकी जो रिकवरी आई है ना वो भी बहुत फास्ट आई है। इसलिए आपने जल्दी से 24,000, इसलिए जल्दी से 52,000 प्लस आपने कर लिया। तो ये मैं बोलूँगा कि मार्केट के अंदर इस चीज़ को थोड़ा नोटिस किया जाए कि DIs का जब जब पार्टिसिपेशन होगा तो वो अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा। आई रिपीट, 48% DIs के पास होल्डिंग है, 64% रिटेल के पास होल्डिंग है और करीब 33% की होल्डिंग FIs के पास पड़ी हुई है लॉन्ग साइड पे। ये बुरी भी नहीं है, ये ख़राब भी नहीं है, ये बहुत अच्छी भी नहीं है। ये मार्केट को एक रेंज में रखेगी, जब जब रेजिस्टेंसेस आएंगे उसको रिस्पेक्ट करवाएगा, जब जब सपोर्ट आएगा उसको भी रिस्पेक्ट कराएगा। अब आपके रेजिस्टेंस मैं अगले क्वेश्चन के जवाब में दे दूंगा, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ, मेरे को इस वीक डेज़ के बाद यानी कि इस वीकेंड के बाद, उससे पहले एक्सपायरी थी और हम नए सीरीज़ में ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ एंटर कर चुके हैं। मेरे को कोई अभी तक कोई बहुत एक्साइटमेंट वाली चीज़ नहीं दिखी है। हाँ, आप पॉजिटिव बायस हो, रेंज के साथ काम करोगे और जो मैंने आपको बुखार वाला एग्जांपल बताया था मैं उसको कंटिन्यू करके आगे चल के आपको लेवल्स भी क्लियर कर दूंगा। बट FIs ना तो दोस्त ना ही दुश्मन वाली जगह पर खड़े हुए हैं। ये इधर उधर होंगे तो दोस्त दुश्मन बनेंगे, फिलहाल नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये नज़रिया FIs और DIs हमने समझा कि किस तरीके से फ़िलहाल उन्होंने पोजीशनिंग की है। पर आइए अब निफ्टी पे चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, ये हफ्ता कितना क्रूशल रह सकता है उसके लिए, साथ ही कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए नोट करना, ये जानते हैं। और डिम्पी, निफ्टी के लिए किस तरीके का बिल्डअप हम देख रहे हैं? हालांकि पिछले 2 सेशंस तो अच्छे रहे हैं अगर हम थर्सडे और फ्राइडे खास तौर से बात करें तो, बट आज के लिए और पूरे हफ्ते के लिए किस तरीके का व्यू बनाना चाहिए? देखिए, इस पूरे हफ्ते के अंदर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, लेवल के साथ साथ में मैक्रो इवेंट्स जो आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अभी आप RBI की बातचीत कर रहे थे, तो RBI के पास अब तो मौका भी है ये कहने के लिए कि देखिए आपकी GDP तो 6% से भी नीचे चली गई है, अब आप दरें नहीं घटाओगे तो कब घटाओगे। हालांकि मेरे को ऐसा, मेरा पर्सनली कैलकुलेशन से ये कहती है कि दरें घटाने को लेकर कोई बात नहीं होगी, इस बार भी नहीं होगी, क्योंकि ना ही वो फेड से मैसेज है ना ही ग्लोबल पैरामीटर्स अलाउ कर रहे हैं। सिर्फ एक GDP को नंबर देख के, और वो भी पहली बार देख के, वो भी प्रोजेक्शन देख के RBI एक कदम उठा लेगा। मेरे को उस पर थोड़ा सा डाउट है कि वो ब्याज दरें घटा देगा। हाँ, चर्चा हो सकती है, 6-7 पत्रकार PC के अंदर ये पूछ सकते हैं कि सर अब क्या करोगे जब GDP नीचे आई है। ऐसा ना हो कि आपके हाथ से बाजी निकल जाए और आप इसी चीज़ को कहते रह जाएं कि नहीं इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट इन्फ्लेशन में भी आपने देखा था कि फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए जो मैक्रो इवेंट वाला मैटर है ना, ये अभी भी बहुत ही डाइसी है और मेरे को नहीं लगता कि RBI बहुत ही ब्रेवरी के साथ इसमें कोई बड़ा रैशनल और तगड़े वाला डिसीजन ले लेगा, ऐसा लगता नहीं है। मेरे को थोड़ा बहुत स्टेबल जैसा ही लग रहा है। तो आपने लेवल्स पूछे, अब मैं निफ्टी के अंदर बताता हूँ। सृष्टि, आपको ध्यान होगा हमने लास्ट टाइम भी आपको एक बुखार वाली बात बोली थी कि अब जब आप 24,000 से नीचे तो आप समझ लीजिएगा 104 का आपको बुखार है। 24,000 के ऊपर आते ही आपका 2 डिग्री कम होगा, 24,200 के ऊपर आते ही 2 डिग्री कम हो जाएगा, 24,400 पे आते आप हेल्दी हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो आप खुद से लेवल चेक करो, आपकी क्लोजिंग है 24,131 की, डैट मीन्स 104 वाला बुखार 102 पे चल रहा है। आप कहने का मतलब ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन उस स्पीड से ठीक नहीं हो रहे जिस स्पीड की रिक्वायरमेंट है। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या ठीक हो सकते हैं बॉस? हाँ, ठीक हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते। सीरीज़ की नई शुरुआत है, पुट कॉल रेशो बिल्कुल ठीक है, अभी भी पुट कॉल रेशो 1 पे चल रही है। FIs का नंबर अब घटा नहीं, 33 के आसपास है। GDP का शॉक अब्जॉर्बर भी गिफ्ट निफ्टी के अंदर आपको दिख रहा है, क्योंकि सामने RBI की पॉलिसी खड़ी हो गई, तो चेक एंड बैलेंस हो गया काफ़ी हद तक, है ना, काफ़ी हद तक। दूसरा, थोड़ा बहुत सेक्टोरल चर्निंग मिली। लास्ट सेशन के अंदर जब नई सीरीज़ की शुरुआत हो रही थी तो लाइट सीरीज़ में आप आए, तो सीरीज़ को भारी करने के लिए आपको लॉन्ग पोजीशंस बनाने की जगह आपके पास है, कवरिंग करने की जगह आपके पास है। तो मैंने आपके सेकंड क्वेश्चन का भी जवाब दिया कि आप जा सकते हो, आप 100% जा सकते हो, बस आपको 2 काम करने हैं। पहला, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप इसको अन्यथा ना लीजिएगा, अभी भी हमारा इंडियन मार्केट FIs के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अब आप बोलेंगे नहीं देखिए DIs बचाते हैं, 100% बचाते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई डिबेट ही नहीं है।
लेकिन फिर भी FIs हॉट मनी की तरह होता है, वो आपको ज़्यादा वेट नहीं कराता। सोमवार है, शुक्रवार तक टारगेट अचीव। DIs का पैसा सोमवार है, अगले महीने के सोमवार तक आपके टारगेट अचीव होंगे। बस इतना फ़र्क आप समझ लीजिए, बस ऐसा ही है। ठीक, अब आते हैं लेवल्स पे। 24,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। 24,000 के नीचे अब हम शायद नहीं जाएं, अगर गए भी तो 23,900 पे फिर रुक जाएंगे। तो आपके पास एक पक्की छावनी बनी हुई है जो कि 24,000 से लेके 23,900 के बीच की है। ऊपर जाते समय ठीक होने की सीरीज व्यवस्था क्या है? पहला, 24,200 के ऊपर आज की क्लोजिंग ले आओ, तो आप कहने को सिर्फ 70 पॉइंट ही जोड़ोगे, लेकिन आप एक नया बेस कैंप जोड़ दोगे तो 24,000 से 24,200 आ जाओगे। आप बोलेंगे सर 200 पॉइंट में ऐसा क्या जादू है? आप करके देख लो। आज से 4 दिन पहले अभिषेक जी ने हमसे यही क्वेश्चन पूछा था कि 24,000 से लेकर 24,400 के बीच में है मार्केट। तब भी हमने कहा था कि हमको ऐसा लगता है कि सीरीज शांति से निपट जाएगी और इसी रेंज में आप रहोगे। और मेरे को लगता नहीं कि पहले 7-8 दिन हम कोई बहुत ताबड़तोड़ तरीके से तोड़ने फोड़ने जा रहे हैं कुछ भी। आज आप देख लो, आज 2 दिसंबर हो गए, 28 तारीख और 29 तारीख के हम सीरीज़ को क्लोज करके आए हुए हैं। उसके बावजूद भी हमने उस रेंज को पार नहीं किया। अभी भी आप उसी 24,000 और 24,400 के बीच में हो। ये 24,400 की बड़ी इंपॉर्टेंस है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। 24,400 के ऊपर आप आओगे, आपके काफ़ी हद तक गिले शिकवे, दुख दर्द, पुराने घाव भर जाएंगे। हरे नहीं होंगे, सॉरी, भर जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। बट जब तक 24,400 नहीं आते, आपको नहीं पता कि रूस से क्या खबर आ जाए, आपको नहीं पता कि चाइना से क्या खबर आ जाए, मेरे को भी नहीं पता कि RBI क्या बोल दे, तो कुछ ना कुछ होता रहेगा। ठीक है, तो आप एक काम करना, 24,200 के ऊपर क्लोजिंग मिलते ही अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले आना, फिर 24,400 के टारगेट लगाना। आज क्या करना है? आज खुलते ही आप प्लस करना चाहो, आपकी इच्छा है, 24,000 का एक स्टॉप लॉस लगा लो। मैं लेवल्स बता सकता हूँ, मैं आपके साथ सौदा प्लस नहीं करवा सकता। अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद थोड़ा बहुत माल ले लेता, क्योंकि मेरे को नई सीरीज़ मिल रही है और थोड़ा लेवल्स भी ठीक मिल रहे हैं। ऊपर जाने का रास्ता काफ़ी है, 200-250 पॉइंट का, और नीचे 100-150 पॉइंट, तो रेशियो काफ़ी हद तक ठीक बैठती है। शॉर्ट वॉट करना नहीं, ये पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और एक और चीज़, जो प्रीमियम है नई सीरीज़ का वो 170 पॉइंट्स का है, और जो बिल्डअप है वो करीब 4.5 लाख ओपन इंटरेस्ट का है, तो 5 लाख पे जाके हैवी होगा। अभी 50,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़ने की चांसेस हैं, यानी कि अगर नए लोग आना चाहे सिस्टम में आ सकते हैं। 50,000 कॉन्ट्रैक्ट, और सृष्टि अभिषेक में 50,000 कॉन्ट्रैक्ट की मैं आपको इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। अगर ये लॉन्ग साइड पे जुड़ गए ना 50,000 कॉन्ट्रैक्ट, और आपका ओपन इंटरेस्ट 5 लाख तक चला गया, ट्रस्ट मी आप 24,800 देख रहे होगे। 24,800 आप देख रहे होगे। ये 50,000 कॉन्ट्रैक्ट की इतनी ज़्यादा वैल्यू है इस समय। और अगर ये नहीं जुड़े तो डैमेज तो ज़्यादा नहीं होगा, बट बाजार ऐसा डल हो जाएगा, ऐसा ठंडा हो जाएगा कि आपको लगेगा 10 दिन हो गए, अभी तक हम 24 से 24,400 की रेंज में फंसे हुए हैं। बस ये मैं बात कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी की पूरी की पूरी रणनीति होगी। डिम्पी, निफ्टी में एक और चीज़ मैं जरा आपसे क्लियर करना चाहूँगा। आपने कहा कि PCR के आंकड़े भी ठीक हैं, 1 के ऊपर का PCR हो गया है। क्या ये संकेत मिल रहे हैं कि जो मंदी के खिलाड़ी हैं अपनी पोस्ट छोड़ने को तैयार वो दिख रहे हैं? और दूसरा, बैंक निफ्टी भी उसी में जोड़ दीजिएगा, क्योंकि महीने भर की बात करें 1.5% के आसपास तेजी है, 8-8.5 अंकों का नेट एडिशन पॉइंट के लिहाज से हुआ है, और 52,000 के आसपास का इंडेक्स है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, तीनों का मूड फिलहाल ठीक दिख रहा है। क्या संकेत अच्छे वहां से भी? हाँ, कह सकते हो आप एक लेवल पे। देखो, PCR की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ये PCR टेलीविजन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर PCR ना हो तो हम सब आपको देखें हम आपके सामने आ ही नहीं पाएंगे। हमारे आनंद जी हमको दिखाते हैं, इसलिए हम आ पाते हैं। दूसरा, ऐसे ही डाटा में भी PCR की बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये वाला PCR पुट कॉल रेशो वाला है। फिर एक और PCR बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है पुलिस वाला भी, पुलिस कंट्रोल रूम। तो ये तीनों PCR की बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो मार्केट वाला PCR है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसका एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ, उसमें आपको कोई एकेडमिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी एक रेशो मानो, कैसी है मैं बताता हूँ। 0.5 से लेके ये 2 तक ही जाता है बस। आप पिछले, अच्छा नहीं हो रहा हो ना ट्रस्ट, तो आप पिछले 2 महीने का डाटा उठा के देख लो। आप पिछले 2 महीने का डाटा उठा लो, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रही, टूटा चला, सब कुछ हुआ होगा। आप देखोगे आधे से नीचे जाता नहीं, 2 के ऊपर आता नहीं। तो कहने का मेरे मतलब है, इसका एक बैरोमीटर है, जाने को जा सकता है, बट अमूमन रेंज यही रहती है। तो जैसे जैसे थोड़ा भी नीचे आता रहेगा, तो ये सीरीज़ में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की सुई लगी हुई है। ठीक है, तो जैसे आप 1 से 1 के आसपास है, 1 को फेयर मान लो, 1 के नीचे चले गए तो आप
थोड़ा ओवरसोल्ड हो गया, यानी कि अब आपके पास गुंजाइश है ऊपर आने की। हाँ, अब आप ऊपर आ सकते हो। फिर अगर जैसे आप 1 से ऊपर आए तो फिर आप लगोगे धीरे धीरे आप महंगे हो रहे हो, 1.5 पे जाके तो और एक्सट्रीम महंगे हो जाओगे। फिर आपके कान में आके कोई भी फूंक देना कि अब खरीद लो, आप खरीदना नहीं। तो मैं आपको ये बहुत ही बढ़िया सी चीज़ बता रहा हूँ, पुट कॉल रेशो, इसको जरूर चेक करना। अच्छा कि आपने पूछ भी लिया। और अब आप देखो बैंक निफ्टी ये थोड़ा नीचे है, और अभी आप देखना थोड़ी देर में एनालिस्ट जुड़ेंगे, आपको यही रेशो यही कैलकुलेशंस की बेसिस पर ये कहेंगे कि बैंक निफ्टी में अभी गुंजाइश बहुत है, क्योंकि उसका टारगेट 52,800 का है। 800 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर कम नहीं होते हैं बॉस, पूरे 3-4 महीने के खर्चे निकल आएंगे आपके, अगर आप ढंग से ट्रेड करते हैं तो मार्केट के अंदर। तो ये एक पीसीआर वाला रेशियो आपने पूछा, मैं बैंक निफ्टी भी साथ में जोड़ देता हूँ। 52,000 के आसपास की हमारी क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की, ये अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट, नई सीरीज में आया तो करीब 300 पॉइंट का प्रीमियम साथ लेके आए हैं, एक और अच्छी बात। तीसरा पॉइंट, थोड़ी लाइट है सीरीज ये सीरीज में अमूमन 1,70,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, अभी 1,50,000 के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कहने का मेरे मतलब है कि इसमें भी 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जोड़े जा सकते हैं अगर ये लॉन्ग साइड पे जुड़ते हैं, यानी कि भाव भी बढ़े और सौदे भी अंदर आते जाएं जो लोग खरीद रहे हैं, तो फिर ये आपको 52,800 तक लेके जा सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश ज़्यादा नहीं बची, क्योंकि ऑलरेडी सीरीज आप निपटा के आए हो, शॉर्ट्स ज़्यादा ट्रांसफर नहीं होके आए थे, 76% का रोल ओवर था। ठीक, अब आ जाते हैं आगे एक और पॉइंट पे, जो मैं निफ्टी के लेवल्स के हिसाब से, बैंक निफ्टी के लेवल्स के हिसाब से क्लियर कर देता हूँ। 51,800 एक स्टॉप लॉस है। आप ऊपर चलोगे तो किश्तों में बढ़ोगे, जैसे 52,500, 52,800, ये आपके दो चरण हैं, दो बेस कैंप हैं, दो टारगेट टू अचीव हैं, जिसको T1 T2 मान सकते हो आप। अब अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं अब अपना ही बता देता हूँ एग्जांपल, मैं बैंक निफ्टी को प्लस करता, 51,800 का स्टॉप लॉस लगाता। ठीक है, मैं सब कुछ स्पॉट के हिसाब से बता रहा हूँ, इसमें फ्यूचर्स का प्रीमियम 300 पॉइंट अपने आप से आप जोड़ते चलना। ठीक, तो 52,055 पे बंद हुआ है, 51,800 का मैं स्टॉप लॉस लगाता, थोड़ा सा माल ले लेता। मेरा पहला टारगेट होता 52,500 पे, मैं बेचता। मैं 52,800 की वेट नहीं करता, मैं 52,400 आते ही 500 आते ही मैं बेच भी दूंगा, क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है कि अभी मार्केट बहुत पका हुआ नहीं है। मैं आपको ना दो लेवल्स अभिषेक जी और सृष्टि क्लियर कर देता हूँ। पहला 52,800, 24,400, जब तक ये नहीं पाओगे आपका बुखार पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। आप ठीक है, आप सुधर रहे हो, आप सुधार हो रहा है, लेकिन आप पूरी तरह से स्वस्थ होने का सर्टिफिकेट आपको 24,400 और 52,800 के बाद ही मिलेगा। अभी तक आप रुक रुक के काम करोगे, तो इसलिए 52,500, 52,800 आपके दो टारगेट है। शॉर्ट वॉट करना नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि मार्केट थोड़ा रिकवरी मोड में आ रहा है और आज छोटा सा एक गैप भी दे सकता है। हालांकि मैं इस पे गैप पे मेरा ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं है और बिलीव भी नहीं है। मार्केट खुलने के बाद जो रिएक्शन देगा जीडीपी का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को लग रहा है कि शायद मार्केट थोड़ा जीडीपी पे रिएक्ट करेगा, इसलिए पहला 1 घंटा बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बस अभी तक ये सारे पॉइंट्स हैं, मैंने सब क्लियर कर दिया मार्केट्स में। अच्छा, एक और चीज़, कोई भी शेयर एफ एंड बैन में नहीं है। ठीक, एफ आई की होल्डिंग्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, एवरेजेस ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हैं, कि सब कुछ हो गया, बस हो गया पूरा डाटा कंप्लीट आज। तो ये एक है। और एक और चीज़ मैंने लास्ट में आपको दिखाया था, अभी मेरा टर्मिनल ऑन नहीं है तो आपको दिखाता, अभी भी आप उसी बरमूडा ट्रायंगल के अंदर हो जो मैंने आपको लास्ट टाइम का चार्ट दिखाया था। अभी थोड़ी देर में मैं अपने टर्मिनल ऑन करूंगा तो आपको दिखाऊंगा बरमूडा ट्रायंगल वापस से। तो अभी आप उसी में ही हो, जब तक 24,400 लाओगे नहीं, उस ट्रायंगल से पार होगे नहीं तो ये डर बना रहेगा कि कब आप 200 दिनों के एवरेज पे आ जाओ। देवांग शाह मेरे को स्क्रीन पर दिखने लग गए हैं, मैं उनको ज़्यादा वेट कराऊंगा नहीं, अब व्यस्त रहते हैं थोड़ा। देवांग भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है, नए सीरीज़ भी फाइनली हम अब देखने के साथ, इसी के साथ ही हम शुरू कर रहे हैं। तो ज़रा आप बताइए आपकी कैलकुलेशन इंडेक्स पे क्या है। पहले निफ्टी के बारे में बोलिएगा, फिर बैंक निफ्टी के बारे में बोलिएगा, फिर हम शेयर्स अलग से पूछेंगे आपसे। वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें निफ्टी की तो हम पास्ट फ्यू डेज में देख रहे हैं एक रेंज में चल रहा है, कंसोलिडेशन देखने मिला है। जब तक 20 सपोर्ट निफ्टी का जो 23,900 है, रेजिस्टेंस 24,400 है, जब तक ये लेवल के ब्रेक नहीं करता आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए। ये लेवल्स ब्रेकआउट के लिए वेट करना होगा। ये रेंज में हमें लगता है कि निफ्टी देखने मिल सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी स्ट्रक्चर देखे, चार्ट स्ट्रक्चर देखे, थोड़ा कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा बेटर चार्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी में। 52,500 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बैंक निफ्टी। सपोर्ट की जहां तक बात करें 51,700 ये सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए। का व्यू हो गया देवांग से। देवांग गुड मॉर्निंग, शेयरों पर आ जाते हैं सीधे सीधे। बताइए आज आपके फोकस में क्या है और कहां पर कमाई होगी ट्रेडर्स की?
बात करें स्टॉक स्पेसिफिक की तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा डिविस लैब। ओवरऑल देखिए फार्मा सेक्टर्स में एक हमें अच्छा एक रिबाउंड देखने मिला है। तो यहाँ पे डिविस लैब का चार्ट देखें तो स्टॉक एक हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर में स्टॉक अच्छा एक बेस बना है, तो यहाँ से लगता है और भी अपसाइड देखने मिल सकता है। अराउंड 6350 तक के जोन लेवल्स देखने मिल सकते हैं डिविस लैब में। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 6060 का। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा इंजीनियर्स इंडिया। इंजीनियर्स इंडिया की बात करें तो स्टॉक में एक और डेली चार्ट रिवर्सल देखने मिला है, एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना है डेली चार्ट। तो यहाँ पे इंजीनियर्स इंडिया खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 196.50, टारगेट है 209। ठीक है, तो ये दो शेयर हो गया, डिवीज लैब हो गया और इंजीनियर्स इंडिया EIL। दोनों के दोनों बाय कॉल्स। EIL के लिए 209 रुपए के, मतलब बहुत बड़े टारगेट नहीं है, 201 रुपए का भाव है, 209 के टारगेट हैं और 6350 के टारगेट हैं डिवीज के लिए। 6170 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। ठीक है, और भी हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी बाय की रिकमेंडेशन कौन सी है। लेकिन एक क्रूशल चीज़ हुई है, कल के सत्र में ऑटो कंपनीज के नवंबर की बिक्री के आंकड़े आए हैं। आंकड़े कैसे आए हैं जरा ये समझते हैं। हमारे सहयोगी गौरव जावलकर हमारे साथ जुड़ गए हैं ये पूरे के पूरे आंकड़े लेकर। पहले गौरव से जान लेते हैं, उसके बाद उस पर आगे हम थोड़ी चर्चा भी कर लेंगे। गौरव, किस तरह के आंकड़े आए हैं और किस सेगमेंट से अच्छे नंबर्स दिखे हैं? ठीक है, एक काम करते हैं, सृष्टि कवर तो आप ही करती हैं ऑटोज को, आप ही बता दीजिए किस तरह के नंबर आए हैं। गौरव से कनेक्ट होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। नहीं जी हाँ अभिषेक, ऑटोज कवर ज़रूर करते हैं और अगर इस बार ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज पर्टिकुलर सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई हैं। हालांकि कुछ ने निराश किया है, तो कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट फिलहाल नहीं निकला है जिसने आउटपरफॉर्म किया हो। सबसे पहले बात करें पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की, तो वहां पर मारुति सुजुकी में साल दर साल 10% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसने आउट परफॉर्म जरूर किया है। अन्य कंपनीज जैसे टाटा मोटर्स और hyundai से कंपेयर करेंगे तो मारुति के नंबर्स जो हैं बेहतर दिखेंगे और उम्मीद से भी अच्छे आए हैं, तो इसको नोट जरूर किया जाए। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में हम बता भी रहे थे हमारे दर्शकों को, अगर उन्होंने पहले हमारे अनुमान का व्यू देखा होगा, कि यहाँ से कुछ खास उम्मीदें ना रखें। अगर बात करें टू व्हीलर सेगमेंट की, तो यहाँ पर हम हाईलाइट भी कर रहे थे कि पूरे सेगमेंट में शायद टीवीएस मोटर्स आउट परफॉर्म करेगा, और जी हाँ वैसा ही होता हुआ दिखा। यहाँ से नंबर्स जो हैं अच्छे आते हुए दिखे हैं और साल दर साल 10% की हमने ग्रोथ देखी है। वहीं अगर आयशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड की बात करें या फिर हीरो मोटोकॉर्प की, तो कुछ खास नतीजे वहां पर नहीं है और हीरो मोटोकॉर्प ने तो थोड़ा सा निराश ही किया है। तो टू व्हीलर सेगमेंट में अगर अभी हमें ट्रेंड पकड़ना है तो टीवीएस मोटर्स कुछ नए लॉन्चेस काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में भी इन्होंने 100 बेसिस पॉइंट का मार्केट शेयर गेन किया है। वहीं अगर हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो निराशा हाथ लगी है। अगर आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन की बात करें तो नतीजे अनुमान से थोड़े से कमजोर हैं स्कॉट्स के, पर कमेंट्री पॉजिटिव साइड है और ये बात जरूर ध्यान में रखनी पड़ेगी। चाहे आप जीडीपी के आंकड़ों के बाद अगर सीईए की कमेंट्री देखें या फिर आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री देखें, वो सभी हाईलाइट करें कि ट्रैक्टर सेल्स जो है ऑन ग्राउंड काफी मजबूत है। ये एक आपको इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि फार्म सेंटिमेंट किस तरीके से है, रूरल को लेकर क्या कुछ जो है सेंटिमेंट्स बिल्ड हो रहे हैं। तो स्कॉट्स हालांकि नतीजे जो है इतने अच्छे नहीं हैं, पर कमेंट्री पॉजिटिव साइड जरूर है, इसको ध्यान में जरूर रखना है। तो मिले जुले आंकड़े कहेंगे, पर जी हाँ कुछ सेगमेंट्स और कुछ नाम जो कि हाईलाइट किए गए हैं हमारे द्वारा, उनको ध्यान में आज के सत्र में तो एटलीस्ट जरूर रखेंगे अभिषेक। ठीक है, नंबर्स की हम बात करें तो टाटा मोटर, मारुति, आयशर, इनकी जो बिक्री रही है, आयशर वॉल्वो इनफैक्ट ये अनुमान से बेहतर ही है। एक जरा राय ले लेते हैं पहले मारुति के शेयर पर और टाटा मोटर्स दोनों पर। देवांग, दोनों पर आप व्यू दीजिए। टाटा मोटर्स थोड़ा सा बीटन डाउन स्टॉक ऊपरी स्तरों से, मारुति की चाल हम देखने की ठीक ठाक हाल फिलहाल रही है। आप जरा दोनों पर राय दीजिए। मोटर की बात करें तो अभी भी जो स्ट्रक्चर है, आई थिंक जो स्ट्रक्चर में डेली चार्ट पे दिख रहा है लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में, जब तक स्टॉक का जो रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वो करीब अराउंड 805 का जोन जो बनता है, तो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता आई थिंक वेट एंड वॉच करना होगा। जहां तक सपोर्ट की बात करें 770 का सपोर्ट है टाटा मोटर्स के लिए। जहां तक मारुति की बात करें
मारुति का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है आफ्टर द करेक्शन स्टॉक के कंसोलिडेशन में एक रेंज में हमें देखने मिला ना डेली चार्ट, तो अभी भी इसमें आई थिंक वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। जो सपोर्ट है स्टॉक के लिए अराउंड 10,500 का है, अपसाइड ले अराउंड 11,600 का जो जोन है, हमें लगता है दायरे में ही देखने मिल सकता है मारुति। 500 11,600 एक रेंज में रहेगा। रेंज के किसी तरफ मूव आने दीजिए, उसके बाद कोई इस पर विचार करेंगे। टाटा मोटर्स 786 रुपए के आसपास का भाव है, अपने सपोर्ट्स के आसपास से 770 का सपोर्ट है, ऐसा मानना है देवांग का। आगे और भी ऑटो कंपनीज पर व्यू लेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि खबरों के दम पर और कौन से शेयर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। हमारे सहयोगी गौरव जवलकर जुड़ गए हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग। बताइए कहां पर आज नजर रहेगी, क्या है खबरें आज बाजार में शेयरों को लेकर? जी हाँ, गुड मॉर्निंग। तो जैसे हमने देखा कि ऑटो शेयर्स पे तो नज़र रहेगी ही, और इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं हेल्थ केयर सेगमेंट से, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आज हमारी नज़र बनी रहेगी। और सबसे पहले उसमें आता है एस्टर डीएम, क्योंकि एस्टर डीएम जो है वो क्वालिटी केयर में 5% स्टेक खरीदने वाला है। क्वालिटी केयर में जो स्टेक है वो कहीं पे जो ब्लैकस्टोन और टीपीजी कैपिटल है उनके तरफ से वो खरीदेगा, और उनका मानना यह है कि कहीं पे जो शेयर स्वैप है वो हमें इस डील में हमें देखने को मिल सकता है। तो 5% स्टेक जो है उसके लिए एस्टर डीएम जो है वो अपना 3.6% स्टेक जो है वो इन दो कंपनीज को देने वाला है, जो कि लगभग 1.86 करोड़ का शेयर्स का होने वाला है। और इसमें ये जो टोटल शेयर स्वैप की वैल्यू है वो 850 करोड़ की हो सकती है, और इसके चलते हुए कहीं पे इस स्टॉक में नजर रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी का मानना यह है कि कहीं पे Q3 FY26 तक ये जो मर्जर है वो कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं जाइडस वेलनेस की। यहाँ पे भी हमने देखा कंपनी की तरफ से एक एक्विजिशन देखने को मिला है, कहीं पे 98.1% स्टेक जो है वो उन्होंने खरीदा है नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड में। इसके अलावा अगर बात करें लुपिन की, तो वहाँ पे एक नई खबर हमारे पास आ चुकी है। लुपिन को कहीं पे एक टेंटेटिव अप्रूवल जो है वो मिला है यूएस एफडीए की तरफ से, एक टैबलेट है जैनोमेट टैबलेट उसके लिए, और इसके चलते ये स्टॉक्स पे नजर रखना जरूरी है। इसके अलावा बात करते हैं कहीं पे कुछ ऐसे स्टॉक्स पे जहाँ पे हमने ऑर्डर विन देखने को मिली थी, तो सबसे पहले आता है केईसी इंटरनेशनल। यहाँ पे कंपनी को लगभग 1000 करोड़ का एक ऑर्डर जो है वो मिला है उनके टीएनडी सेगमेंट के लिए। इसके अलावा बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड की, क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा कि कहीं पे इंडियन नेवल वेसल की तरफ से एक ऑर्डर मिला है कंपनी को। 1000 करोड़ का ये जो ऑर्डर है वो होने वाला है, और इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है वो सिर्फ 5 महीने की होने वाली है। तो कहीं पे जो रिकग्निशन, वैल्यू रिकग्निशन है वो हमें कंपनी में लगभग जल्द ही देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करते हैं आरवीएनएल की भी, क्योंकि यहाँ पे खबर यह है कि कंपनी जो है वो लोएस्ट बिडर के रूप में हमें देखने को मिली थी। पीएसपीसीएल की तरफ से ये जो प्रोजेक्ट है इसकी वैल्यू जो है वो 642 करोड़ होने वाली है कंपनी के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टॉक्स है जहाँ पे ब्लॉक डील जो है वो आज हमें देखने को मिल सकती है, और उसमें सबसे पहले आता है सिप्ला। यहाँ पे प्रमोटर जो है समैना और रुमाना हमेद, वो कहीं पे 1.38 करोड़ जो है वो शेयर्स बेच सकते हैं। इसकी फ्लोर प्राइस 1442 रुपीज़ की उन्होंने रखी है, जो कि 6% डिस्काउंट पे है अगर हम बात करें नवंबर 29 की क्लोजिंग प्राइस की। और इसके अलावा होम फर्स्ट फाइनेंस पे भी नजर रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी ब्लॉक डील होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। ट्रू नॉर्थ, ऑरेंज क्लोव और एथर जो है कंपनीज, प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज है, वो कहीं पे सेल कर सकती है लगभग 1.3 करोड़ शेयर्स टोटल में। इसकी जो प्राइस है वो कहीं पे 968 रुपीज़ की हो सकती है, जो कि 8% डिस्काउंट पे है अगर हम 29 नवंबर के क्लोजिंग की प्राइस को देखें। कहीं पे ये जो कंपनीज है वो 1200 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा जो है इस इक्विटी स्टेक सेल से रेस कर सकती है, और इसके चलते हुए होम फर्स्ट फाइनेंस पे भी आज नज़र बनी रहेगी। तो खबरों के दम पे और ब्लॉक डील के दम पे इन सब कंपनीज जो है वो हमारे ब्रोकरेज, हमारे रेडार पे आज के दिन में ज़रूर बनी रहेगी। तो ये कुछ खबरों वाले शेयर्स हमने आपकी स्क्रीन पर रखे। एक बार ज़रा सारे के सारे शेयर्स वापस से दिखाइएगा, नोटिस भी करवाएंगे इसके अंदर हम आपको। खबरों वाले शेयर्स में होम फर्स्ट, यही एस्टर डीएम, वो होम फर्स्ट, ये सभी शेयर्स दिखाते जाओ स्क्रीन पे। होम फर्स्ट का एक बार ज़रा शेयर लेके आइए देवांग, एक बार ज़रा आप इसको चेक करेंगे। होम फर्स्ट की बात करें तो स्टॉक में कभी भी जो डेली चार्ट पे स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है। जो सपोर्ट है अराउंड 1020 का है, पॉसिबल ये भी ब्रेक कर सकता है। आई थिंक ये भी ट्रेंड नेगेटिव था, यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए स्टॉक में। मैंने एक बार आपको ना अच्छे से समझ नहीं पाया, एक बार देवांग भाई मेरे को वापस इसके ज़रा लेवल्स वगैरह आप क्लियर कीजिए, नहीं तो फिर ऐसे ही पूछा आया गया आवन जावन बात हो जाएगी। एक बार ज़रा वापस से बताना। तो जो स्टॉक का जो ट्रेंड है, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। अराउंड जो रेजिस्टेंस जोन है 1090 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक। इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 1020 का है, तो हमें लगता है अभी भी स्टॉक में नेगेटिव देखते हैं। स्टॉक करेक्ट होते हुए देख सकते हैं होम फर्स्ट का।
इसको ना अवॉइड की कैटेगरी में डालो आप, इस पे लगाओ सेल ऑन राइज या फिर अवॉइड। और मैं आपको रेंज बता देता हूँ, जो सर बता रहे हैं आपको वो है 1020 और 1090, या तो 90 पार कराओ या तो 20 तोड़ो। तो फिलहाल हमने इस पे अवॉइड की स्टैंप लगा दी है। ये 20 से लेकर 90 तक होम फर्स्ट नो ट्रेड कैटेगरी के अंदर चला गया, यानी कि किसी तरह का कोई सौदा नहीं है। ठीक है, अब मेरे को स्क्रीन पर गुरांग शाह भी दिख रहे हैं, उनका करते हैं स्वागत। गुरांग सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आई होप सर आपका वीकेंड अच्छा गया होगा, लेकिन इस वीकेंड में आपने जीडीपी के नंबर्स के बारे में भी पढ़ा होगा। तो ये जो नंबर्स आए हैं ये थोड़ा मार्केट के जो एनालिस्ट हैं उनको भी सरप्राइज़ कर रहे हैं। बट सर सामने ही आरबीआई की अब बैठक भी होने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक बुरा हुआ है तो एक अच्छा होने जा रहा है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जीडीपी के नंबर स्लो डाउन थोड़ी सी चिंता पैदा कर रहे हैं। मार्केट ने डिस्काउंट किया है नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन जीडीपी का कम होना या प्रोजेक्शन कम होना थोड़ा सा तो चिंता की बात है। गुरांग सर इस पे आपका टेक। धन्यवाद डिम्पी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो जो विकास दर के आंकड़े आए पिछले हफ्ते और उसके पहले जो महंगाई दर के भी आंकड़े आए थे डिम्पी, अगर आप उस पर भी नजर डालें तो वो भी काफी निराशाजनक आंकड़े थे महंगाई के। और विकास दर के जो आंकड़ा आए पिछले हफ्ते शुक्रवार को, वो मेरे ख्याल से 7 तिमाहियों का सबसे निचला स्तर था। और जो अनुमान था डिम्पी, उससे भी करीबन 1.20 या 40% नीचे की तरफ आंकड़ा आया। अब ये चिंताजनक बात तो है ही छोटी मध्यम अवधि में डिम्पी, क्योंकि जब भी आप महंगाई दर या विकास दर का आंकड़ा ध्यान में रखते हैं और उस पे फिर कुछ आत्मचिंतन करते हैं या कुछ विश्लेषण करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपको छोटी या मध्यम अवधि के आंकड़े ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। आपको इसका पूरा गणित करके और समीकरण करके लंबी अवधि के लिए आपको नजरिया देखना चाहिए। और जो आंकड़ा है उसके बाद भी मेरे ख्याल से कुछ लोग ये बता रहे थे कि हाँ शायद आने वाले 3 महीने में या 6 महीने में ये आंकड़ा जो है उसको ऊपर के तरफ उभरने के लिए समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऊपर नहीं उभर पाएगा। योगदान जो नीचे की तरफ विकास दर को घसीटने में आया वो ज्यादातर खाने पीने के पदार्थ और मेरे ख्याल से ऊर्जा और उत्पादन को लेकर के है, जो आने वाले समय में मेरे ख्याल से नियंत्रण में हो जाएगा। आपने उसके साथ साथ ये भी कहा कि 6 दिसंबर को माफ कीजिएगा, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी और एमपीसी का आत्मचिंतन होगा 4 से 6 के बीच में, और मेरे ख्याल से 6 दिसंबर को क्रेडिट पॉलिसी आएगी। मुझे नहीं लग रहा है कि क्रेडिट पॉलिसी में इन सब आंकड़ों को देख करके एकदम से परिवर्तन दरों में यानी कि ब्याज दरों में करेंगे। ये मेरी मान ये मैं ये ऐसा मान के चल रहा हूँ, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। मेरे ख्याल से एमपीसी और गवर्नर साहब भी लंबी अवधि के लिए आंकड़े को देख करके और फिर उसके ऊपर विचारधारा और विचार विमर्श कर करके और फिर अपने तरफ से वो टिप्पणी करेंगे। तो चिंताजनक बिल्कुल है, और ऐसी परिस्थिति में मेरे ख्याल से गवर्नर साहब क्या टिप्पणियां करते हैं डिम्पी, ये देखना और सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ने इस आंसर से दो चीज़ों का निष्कर्ष निकाला। पहला, एक तो विकास दर को लेकर चिंता नहीं, उम्मीद जगी हुई है कि वापस थोड़ा बदलाव होगा। और आप ये कह रहे हैं कि आरबीआई गवर्नर अभी इस पे कैलकुलेट करेंगे, जब भी वो बात रखेंगे वो भी मार्केट के अंदर भी डिस्काउंटेड नहीं है, उसका भी होना बाकी है। तो ये पॉइंट आपने जो रेज़ किए इसको सर हमने अच्छे से सुना भी है। अब मेरे को एक और मेहमान दिख रहे हैं, प्रशांत सावंत स्क्रीन पर। प्रशांत जी नमस्ते, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। आपकी ज़रा कैलकुलेशंस, आज के शेयर्स कौन से आपके? गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो डिम्पी जी, थोड़ा अभी भी हम एक जो लोअर टॉप लोअर बॉटम के टेक्सचर से बाहर आए नहीं है। हालांकि शुक्रवार को एक उछाल दिखा, बट फिर भी मैं थोड़ा और कंजर्वेटिव रहूंगा, 1-2 दिनों के लिए वेट करूंगा। फिलहाल इस लेवल पे जो एक स्टॉक मुझे काफी कन्विक्शन दे रहा है वो जोमेटो होगा। और जोमेटो मुझे लग रहा है कि करीबन 280 के आसपास क्लोज हुआ था, ये करीबन 270-75 के रेंज में खरीदने के लिए एक अच्छा लेवल होगा। 270-75 पोजिशनल बेसिस, स्टॉप लॉस रखेंगे 260 260 स्पॉट क्लोजिंग। यहाँ से मुझे लग रहा है ये कंफर्टेबली 300 305 10 के लेवल दिखा सकता है। सो रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतर होगा। सो 270-75 के रेंज में इसको खरीद सकते हैं। जोमेटो अब तो एफएनओ का भी हिस्सा है। ये 280 रुपए का भाव इसका है, 2% की हमने नरमी देखी।
और टारगेट 300 का है प्रशांत जी की तरफ से, 260 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसे खरीदना है। ये होगी कॉल। एक ये कर लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई होंगी वीकेंड पर ढेर सारी। जरा ये समझते हैं, हमारे सहयोगी जिन्हें नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिन्हें गुड मॉर्निंग, बताइए सबसे दमदार रिपोर्ट जिसका असर आज शेयर पर देखेगा वो कौन सा है, और बाकी रिपोर्ट्स भी साथ में बताइएगा आप। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे दमदार स्टॉक की बात करेंगे तो एचयूएल फोकस में रहेगा। कई सारी रिपोर्ट्स एचयूएल पर हमें नज़र आ रही है। शुरू करेंगे गोल्डमैन सैक्स की। अपना जो न्यूट्रल रेटिंग है वो मेंटेन किया, जो टारगेट प्राइस है वो है 27.75 का। उनका मानना है कि नियर टर्म वॉल्यूम ग्रोथ है वो म्यूटेड होते हुए नज़र आ सकती है। हालांकि दो चीज़ पॉजिटिव रहेगी, पहला तो प्राइसिंग पिकअप हमें देखने मिल सकता है, उसके अलावा जो स्टेबल होंगे मार्जिन, हमें स्टेबल मार्जिन नज़र आएंगे। दूसरा यूबीएस का रिपोर्ट है, न्यूट्रल रेटिंग इन्होंने भी मेंटेन किया। इनका जो टारगेट प्राइस है उन्होंने कट किया है 2,800 रुपये पे। उनका मानना है कि जो नियर टर्म डिमांड है वो म्यूटेड रहेगी। उसके अलावा जो कंपनी एक डबल डिजिट ईपीएस ग्रोथ एम कर रही है आने वाले कुछ सालों में, और ये दो चीज़ों से ड्रिवन रहेगी। पहला है वॉल्यूम और रेवेन्यू ग्रोथ, और दूसरा है जो मॉडरेट मार्जिन एक्सपेंशन हमें नज़र आएगी, हालांकि इसमें थोड़ा टाइम नज़र आएगा। तीसरा मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, इन्होंने अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखी है। इनका जो टारगेट प्राइस है वो है 2110 का। इनका मानना है कि कंपनी ने जो पहले कंजर्वेटिव एक असर्टिव अप्रोच थी उसको बदल के एक अग्रेसिव अप्रोच की, जो इनको काफ़ी पसंद आती है। हालांकि जो पूरा प्लान है फुलफिल करने के लिए कंपनी को कई साल लगेंगे, ये है मॉर्गन स्टैनली का मानना। तो एचयूएल पे आज डेफिनेटली फोकस रहेगा, एक्शन देखने मिल सकता है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस पर जेफरीज की रिपोर्ट है, उन्होंने बाय रेटिंग मेंटेन किया। जो टारगेट प्राइस है वो है 8,400 रुपये का। कंपनी ने एक जो कम स्कोप नज़र आ रहा था, जो कंसर्न्स नज़र आए थे क्रेडिट कार्ड बिजनेस पे, उसके चलते कंपनी ने जो को ब्रांड क्रेडिट कार्ड है उससे एक एग्जिट ली है। इससे मीडियम टर्म में कंपनी को जेफरीज को हालांकि इतना इम्पैक्ट नज़र नहीं आता है कंपनी के अर्निंग्स पे, लेकिन जो इंप्रूवमेंट होगी एसेट क्वालिटी और जो स्मूथ सक्सेशन प्लान होगा, ये आगे चलकर कंपनी के लिए की ट्रिगर्स हो गए री रेटिंग के लिए। इसके अलावा आरबीएल बैंक पर हमें इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है, मेंटेन किया उन्होंने होल्ड रेटिंग, और जो टारगेट प्राइस है उसको कट करके अभी 170 रुपये कर दिया है। मेन तो उनका जो हेडलाइन क्रेडिट ग्रोथ है उसमें उन्होंने एक मॉडरेशन लाया है 200 बेसिस पॉइंट 2% का। तो जो टोटल ग्रोथ अनुमान है उनका वो है 13 to 14% ईयर ऑन ईयर और FY25 के लिए। इसके अलावा कंपनी का जो एक्सपोजर है MFI और CC वर्टिकल्स में काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते हुए कॉशियस नज़रिया बना के रखते हैं आरबीएल बैंक पर। बात करेंगे इंडसइंड बैंक पे, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, इक्वल वेट रेटिंग मेंटेन किया। जो टारगेट प्राइस है उसमें कंपनी ने कट किया है, तो इनका टारगेट प्राइस है वो है 1,150 रुपीज़। इनकी बात करें तो जो MFI का ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है वीक होते हुए, जिसके चलते हमें EPS डाउनग्रेड्स नज़र आ सकते हैं। और रिस्क रिवॉर्ड मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि इंडसइंड बैंक से ज़्यादा लार्जर प्राइवेट जो बैंक्स है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो एक कॉशियस स्टेटमेंट इंडसइंड बैंक के लिए। और लास्टली पेट्रोनेट LNG की बात करेंगे, UBS का अपग्रेड आया है, उन्होंने बाय रेटिंग दिया है पहले जो न्यूट्रल स्टांस था उससे, और जो टारगेट प्राइस है उसको हाइक करके कर दिया है 400 रुपये। उन्होंने कहा है कि कंपनी इंडिया का जो LNG डिमांड का जो ग्रोथ है पूरा स्टोरी, उससे पेट्रोनेट को काफ़ी एक बेनिफिशियरी रहेगा। उसके अलावा कंपनी सही टाइम पर अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहा है। जब इंडिया को LNG की नीड है तभी सही टाइम पर एक कैपेसिटी एक्सपेंशन भी हमें कंपनी की तरफ से नज़र आ रहा है। फोकस में रहेगा सिप्ला का शेयर। यहाँ पर आज ब्लॉक डील संभव है, हो सकता है कि प्रमोटर्स जो है अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बेचें, क्योंकि हाल फिलहाल थोड़े से पास में जाएं तो हमने ज़रूर देखा था कि अटेम्प्ट ज़रूर था प्रमोटर फैमिली का यहाँ पर एक अपने स्टेक सेल करने का। कई सारी अन्य कंपनीज के भी नाम सामने आए थे जो कि इसमें इस स्टेक सेल में इंटरेस्टेड थे, पर कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस के चलते माना जाता है कि डील नहीं हो पाई। आज लगभग 2,000 करोड़ की ब्लॉक डील संभव है। एक बार गौरांग जी आपसे समझना चाहेंगे, क्या अगर आज गिरावट देखने को मिले, क्योंकि उम्मीदें लगा रही है कि शायद ये 6% के डिस्काउंट के आसपास होगी ये ब्लॉक डील, तो क्या यहाँ पर एज एन इन्वेस्टर एक अच्छा एंट्री पॉइंट माना जाएगा सिप्ला के लिए? आप क्या नजरिया रखते हैं इस पे? धन्यवाद सृष्टि, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात। तो देखिए, ये इस प्रकार की हिस्सेदारी जो बिक्री होती है वो केवल मात्र उस दिन के लिए या फिर उस 1 घंटे के लिए, जब तक या पहले 15 मिनट के लिए सृष्टि, जब तक ये नहीं हाथ बदल लेती। प्रतिक्रिया निर्भर होती है कि मूल्यांकन क्या है। अगर शेयर बाजार में जो दाम है उससे ऊपर के तरफ के दाम निर्धारित होते हैं तो स्वाभाविक है शेयर ऊपर की तरफ दौड़ेगा, और अगर थोड़ा बहुत डिस्काउंट में होता है तो उसी प्रकार से ये नीचे की तरफ जाता है। तो 6% के आसपास
1460 या 70 के आसपास मेरे ख्याल से मूल्यांकन निर्धारित हुए। इससे कामकाज में कोई फर्क नहीं पड़ता सृष्टि। कामकाज वैसे ही चलेगा जैसे पैसा सब पहले चलता रहा है। और अनिवार्य है डिस्क्लोजर देना कि सिप्ला फार्मा क्षेत्र में 4 या 5 दिग्गज शेयरों में से एक शेयर है हमारी खरीदारी की सूची में। और ये कंपनी सीडीएमओ में भी कामकाज करती है, जो आने वाले समय में काफी लाभदायक होगा नतीजों के ऊपर। तो अगर थोड़ा बहुत नीचे जाता है डिस्काउंट भाव के आसपास, अगर किसी को लंबी अवधि के लिए खरीदारी करनी है तो बिल्कुल कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिए खरीदारी ज़रूर कर सकते हैं, पर आप देखिए प्री ओपन में यहाँ पर करीब 1.72 इक्विटी % ऑफ इक्विटी के बड़े सौदे हुए हैं। ये ब्लॉक डील फिलहाल हो चुकी है। आपकी टिकर स्क्रीन पे आप ये पूरी जानकारी देख सकते हैं। और गौरांग जी का भी मानना है कि अगर नीचे मिले तो लंबी अवधि के लिए आप इसमें निवेश ज़रूर कर सकते हैं। पर आज खबरों के लिहाज से फार्मा स्पेस में बायोकॉन का भी शेयर रहेगा। एक बार क्विकली प्रशांत जी आपसे समझना चाहेंगे, एक बार चार्ट चेक दीजिए बायोकॉन पे। यहाँ पे यूएस एफडीए की तरफ से इनको सोराइसिस और अर्थराइटिस की दवा के लिए मंजूरी मिली है और हाल फिलहाल प्राइस एक्शन भी काफ़ी मजबूत है। पर क्या इन स्तरों पर भी पसंद आ रहा है प्रशांत आपको? जी शशि गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, अगर हम देखें तो पहली बात जो प्राइस एक्शन आया है, एक वीक मार्केट में ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा था। दूसरी बात, प्राइस इज बैक बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का सपोर्ट है। अब मुझे लग रहा है ये कंफर्टेबली जो नेक्स्ट लेवल इसका होगा और जो अहम लेवल होगा वो होगा 380 380। अभी हम 365 पे हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ तक तो कंफर्टेबली जा सकता है। पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं, बट 380 के ऊपर जब ये क्लोज हो तब इसमें एक नेक्स्ट रेंज ऑफ मूव, रेंज ब्रेकआउट नजर आएगा और ये स्ट्रेंथ दिखा के 400 410 के लेवल के टारगेट की तरफ बढ़ सकता है। तो फिलहाल मेक और ब्रेक लेवल होगा 380, जहां तक कंफर्टेबली हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 180 तक आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बायोकॉन पे रखेंगे नज़र। पर एक पर्टिकुलर सेक्टर जो कि हाल फिलहाल काफ़ी मोमेंटम दिखा रहा है वो है केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर स्पेस, जहां पर कई सारे काउंटर्स देवांग प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा बना रहे हैं। क्या इस पूरे स्पेस में से आपकी कोई पसंदीदा पिक है? क्योंकि मैं पर्टिकुलरली एटलीस्ट चार्ट्स पे ट्रैक कर रही थी दीपक फर्टिलाइजर्स, कुछ सरकारी कंपनियों की बात करें तो राष्ट्रीय फर्टिलाइजर केमिकल्स, एनएफएल, ये सारे काउंटर्स जो हैं काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर आ रहे हैं। देवांग माफ़ कीजिएगा, और प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं कुछ ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। पर क्या आपका भरोसा फिलहाल इस सेक्टर में से किसी स्टॉक पर है, और क्या इन तीनों में से कोई स्टॉक आपको पसंद आ रहा है? और डेफिनेटली बात करें सेक्टर्स की तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है फर्टिलाइजर केमिकल सेक्टर्स। तो यहाँ पे दीपक फर्टिलाइजर से आपने बात की, ओवर जो स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। पॉसिबल स्टॉक एक अपना ब्रेकआउट भी दे सकता है। 1450 तक के जोन है स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। 1320 का सपोर्ट है, तो इस टॉपलेस से स्टॉक में एंट्री की जा सकती है। और इसके साथ ही नेक्स्ट स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर का भी चार्ट स्ट्रक्चर देखे काफी अच्छे बेस बनाया स्टॉक ने, अपसाइड रिज्यूम किया है। तो यहाँ से भी पॉसिबल एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है स्टॉक में। 545 तक के जोन स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। 495 का सपोर्ट है, तो स्टॉप लॉस से स्टॉक में एंट्री की जा सकती है। ठीक है, जिस लेवल्स की मैं बात आपको सुबह निफ्टी के बारे में बता रहा था वो एक्चुअली मैंने अभी वापस अपना टर्मिनल ऑन किया, तो मैं इसी बरमूडा ट्रायंगल को वापस से दिखा देता हूँ। ये हमने 3-4 दिन पहले ड्रॉ किया था, एक बार स्क्रीन पर ज़रा दिखाइएगा। हाँ, अभी भी हम उसी के अंदर ही चल रहे हैं, उसके अंदर किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। जब तक अब आप 23,400 पार नहीं करोगे तब तक आप उससे बाहर नहीं निकलोगे। ये मैं आपको फिर से अपनी स्क्रीन के ज़रिए दिखा देता हूँ, एक बार ज़रा जल्दी से दिखाएंगे। यस, ये बोला दिस वन, यही मैं कहता हूँ, ये पूरा चर्निंग का पॉइंट है, डेट इज कॉल्ड बरमूडा ट्रायंगल। ये 200 दिनों की एवरेज और 50 दिन की एवरेज के बीच में फंस से गए हैं, जाते हैं, टकराते हैं, वापस नीचे आ रहे हैं। अगर ठीक से पार नहीं करेंगे तो ये बड़ी एरो जो मैंने आपके लिए ड्रॉ की है ये आपके लिए किसी काम की नहीं होगी तब। ठीक है, तो जब तक हम इसके बीच में है थोड़ा सा देख दाख के आराम से काम कीजिएगा। ये मैंने आपसे जो पॉइंट रखना था वो मैंने रख दिया। अब आ जाते हैं मार्केट के अंदर कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं जहाँ पर पोजीशंस अच्छी बनी हुई हैं या फिर ट्रेड ठीक हुआ है, वो एक बार ज़रा चेक कराते हैं। रैमको सीमेंट एक बार ज़रा दिखाना। रैमको सीमेंट, प्रशांत सावंत, रैमको सीमेंट पे आपका ट्रेड लोगे आज कुछ पोजीशंस या छोड़ दोगे? तो डिम्पी जी, रैमको सीमेंट में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, बट ये थोड़ा स्ट्रेस्ड है। मुझे एक डिप के लिए वेट करना है, मैं यहाँ पे चेज नहीं करूंगा, बट डेफिनेटली स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। करीबन 1015 के आसपास क्लोज हुआ था। ये 995 1000 इस जोन में अगर मिले तो ये बहुत अच्छा जोन होगा पोजीशन ऐड करने के लिए।
और वहां पे स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 975 975 के आसपास फॉर टारगेट्स अराउंड 1050, बट एक डिप के लिए वेट करना चाहिए। टिप के लिए आप वेट करेंगे। गौरांग सर, ये पेटीएम पे आपका व्यू पॉइंट क्या है? काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं और काफ़ी सारे लोग ये मानते हैं कि इसकी जर्नी ठीक हुई है, पहले के मुकाबले कॉन्फिडेंस अच्छा है और 900 के आसपास आ चुका है वैसे बाय द वे इसका शेयर, और इसका जो बॉटम बना हुआ है आपको पता है वो करीब 350 तक का था, यानी कि वहाँ से ये 3 गुना हो चुका है। दिखाना चाहे तो दिखा दीजिए आप। और ये मैं इसी साल की बात बोल रहा हूँ, मैं कोई अलग अलग साल की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक साल की बात बोल रहा हूँ। इसका साल का चार्ट दिखाना आप। गौरांग सर, आपकी रिकमेंडेशन के आधार पर खरीदारी की राय है। अगर आपका निवेश निचले स्तर पर है तो आप बने रह सकते हैं। आपने 350 का जो दाम बताया वो उसी समय बना था जब आरबीआई की तरफ से इनको फटकार मिली थी, और फिर इतिहास हमारे और आपके समक्ष है और बाद में परिवर्तन अच्छे के लिए हुआ। एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन ये कंपनी लेकर के आई थी महामारी के समय पर, जब नकदी को लेकर के लेती देती को लेकर के कुछ दिक्कत आई थी, तभी पेटीएम लॉन्च हुआ था और काफी सहूलियत आम नागरिक के जीवन में इसने खड़ी करके दी थी। बिजनेस मॉडल अच्छा है, अगर पुराना निवेश है तो बने रहे। ठीक है, पुराना अगर निवेश है तो आप पेटीएम के शेयर में बने रहिए। बर्नस्टीन ने 1000 रुपए का टारगेट दिया था पेटीएम के शेयर को लेकर और अच्छी खासी रफ्तार हाल फिलहाल इसमें हमें देखने को मिली है। 1000 रुपए वाले एक और शेयर की बातचीत करते हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। वो है केईसी इंटरनेशनल। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि 1700 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिला था और शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। अभी खबर आई है कि 1000 करोड़ रुपए की इनको ऑर्डर मिले हैं इंटरनेशनल मार्केट से। ट्रांसमिशन टावर लगाने वाली कंपनी है, बाकी जैसा कि सब जानते ही हैं। सर, ये केईसी इंटरनेशनल क्या रफ्तार अभी और बढ़ेगी और आपके हिसाब से कहां तक शेयर जाएगा अगर कोई साल भर इसको होल्ड करता है तो? धन्यवाद अभिषेक, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात। पिछले 1.5-2 साल में अगर आप देखें तो मझौली कंपनियों के तुलना में, और ये कंपनी कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र की एक मझौली कंपनी है और डिस्क्लोजर अनिवार्य होगा देना। हमारी खरीदारी की राय काफी लंबे समय से दे रही है। इस कंपनी के जो कारोबार वो सिर्फ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन तक सीमित नहीं है। 4 विभिन्न इनके स्तंभ है कारोबार के, जो बहुत ही सक्षम रूप से बैलेंस शीट पर योगदान देते हैं। अगर मेरी याददाश्त सही है तो करीबन 1250 के आसपास के लक्ष्यांक अनुमानित लंबी अवधि के लिए आ सकते हैं। जिस प्रकार से, और ये सिर्फ अभी की बात नहीं कर रहा, ये ऑर्डर की जो आप बात कर रहे हैं अभिषेक, ये निरंतर अगर आप देखें तो हर 2-3-6 महीने में इनके पास इस प्रकार से अलग अलग जो कारोबार है इनके इनके ऑर्डर बुक में वृद्धि होती है। और ये कंपनी बहुत ही सक्षम और इनके पास अनुभव भी इतना ही है ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए। कोचिन शिपयार्ड को लेकर भी खबर आई है गौरांग सर कि इनको 1000 करोड़ रुपए का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हालांकि 2800-2900 रुपए की हमने भाव देखी, वहां से बहुत ही स्टीप करेक्शन हमने देखा और आई थिंक सबसे ज्यादा गिरने वाला डिफेंस शेयर ऊपरी स्तर से भी था। 1200-1300 रुपए के रेंज में भाव आ गया था, वहां से फिर से चलने की शुरुआत हो गई है। क्या ये सस्टेनेबल अब तेजी होगी कोचिन शिपयार्ड में, और वैल्यूएशन के लिहाज से क्या भाव ठीक है किसी को अगर खरीदना है तो? अवधि का अगर निवेश करना है तो मूल्यांकन ज्यादा महत्व नहीं रखना चाहिए, लेकिन एक साथ उसके साथ एक भी आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको अनुशासन रखना चाहिए निवेश करने के लिए। अमूमन सभी लोग यही धारणा करते हैं कि हम सबसे निचले स्तर पर खरीदें और सबसे ऊपर स्तर पर बेचें, लेकिन ये शेयर बाजार है अभिषेक, इसमें सपनों की दुनिया में आप जिएंगे तो आपका कुछ भी नहीं होगा, आपका बेड़ा पार नहीं होगा। तो खरीदारी करने की राय है, हमारी कवरेज है यहाँ पर। लेकिन एक ही बात कहूंगा, ये मेरे ख्याल से पिछले, और हमने हमारे ही चैनल पर मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन पहले मिड कैप के महारथी शो में मेरे ख्याल से हमने ये विकल्प दिया था करीबन 1500 के आसपास। आज की तारीख में अगर आप देखें तो ये 1650 के ऊपर कामकाज करता है। तो आप निवेश कीजिए, लेकिन पूरी ताकत लगा करके मत कीजिए, क्योंकि पिछले मेरे ख्याल से हफ्ते या 10 दिन में 3 या 4 दिन ऐसे रहे जहां पर इसने 5-5% की ऊपर की सर्किट लगी है। तो पहले तो निवेश है तो बने रहे, और अगर खरीदारी करनी है तो शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए।
गिरावट पर जोड़ते जाइए, शुरुआत कर सकते हैं। लगातार 4 सत्र की बहुत ही शानदार तेजी कोचीन शिपयार्ड के शेयर में हो गई है। प्रशांत जी, 2 और शेयर मैं आपके सामने रखूंगा जिनमें मैंने शुक्रवार को बहुत ही बढ़िया तेजी दिखी। एक तो भारतीय एयरटेल और दूसरा चंबल फर्टिलाइजर। क्या जिन्होंने तेजी की है, क्या होल्ड करें इसको, और क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं इनमें? भारतीय एयरटेल के बारे में प्रशांत जी। सबसे पहले भारतीय एयरटेल के बारे में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ये शुक्रवार को मैंने रेकमेंड किया हुआ है काफी निचले लेवल्स पे, और इसके टारगेट्स ऑलमोस्ट हो गए थे। अभी नेक्स्ट क्या प्लान करना होगा, तो जो शुक्रवार का हाई बना हुआ था वो ऑलमोस्ट 1650 है। इसके ऊपर क्लोज होने के बाद आप फ्रेश एंट्री कर सकते हो, या तो अगर डिप मिले करीबन 1600 के आसपास तो आप एंटर कर सकते हो। ये अभी मिडवे है तो थोड़ा वेट करना होगा आपको, या तो ब्रेकआउट के लिए या तो 1600 के नजदीक एक डिप आने के लिए। बट डेफिनेटली वॉल्यूम्स और प्राइस दोनों ही स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वेट एंड वॉच की रणनीति इस वक्त भारतीय एयरटेल में नजर आती हुई। न्यूज़ फ्लोज के चलते कई सारा एक्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन क्लियरली नए हफ्ते की शुरुआत तो हम कर रहे हैं, लेकिन 2 दिसंबर और कह सकते हैं कि लास्ट मंथ ऑफ द ईयर की शुरुआत भी हम करने जा रहे हैं। बेस्ट मंथ ऑफ द ईयर कहिए। कारोबारी सत्र आज जब शुरू होगा, सेलिब्रेशन और एक्साइटमेंट के साथ साल के आखिरी महीने की तैयारी तो हम करेंगे ही, लेकिन नए साल का इंतजार भी होता हुआ देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट इस महीने और इस कारोबारी सत्र की और इस हफ्ते की अगर बात करें, देखिए ग्लोबल सेंटिमेंट्स और ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स तो कई सारे हैं, लेकिन ये पूरा हफ्ता जो है कई सारे डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जिस पर बाजार रिएक्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ के जो डेटा आए हैं उस पर हमें रिएक्ट करना है, साथ ही जीएसटी कलेक्शन के जो डेटा आते हुए देखने को मिले उस पर रिएक्ट करना है। और बुधवार के सेशन से ही आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक भी शुरू होने जा रही है। शुक्रवार को क्रेडिट पॉलिसी आएगी। सो क्लियरली डोमेस्टिक फ्रंट पर कई सारे फैक्टर्स, ट्रिगर्स और इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है जिस पर बाजार रिएक्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। और शुक्रवार की तेजी आज क्या सस्टेन होती या नहीं, इस पर खास तौर से नजर रहेगी। हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपको बाजार पर उनका टेक और एनालिसिस बता रहे हो। इसी पैनल पर शिवांगी शारदा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग शिवांगी, बताइए कहां पर है आपकी नजर और हफ्ते की शुरुआत में कौन से ट्रेड से जाने जा रही हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी, आपने बहुत ही अच्छा बोला कि दिसंबर काफी एक स्पेशल मंथ रहता है। सब नए साल की तैयारी में भी लगे रहते हैं, और मेरी यही आशा है सबको कि अच्छे रेजोल्यूशंस बनाए, शुरू करें और अपने आप पे फोकस और वर्क करना शुरू करें। ट्रेड्स की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाजार में डेली सेटअप थोड़ा सा मूड माहौल बिगड़ा हुआ है, बट वीकली सेटअप नेगेट होते हुए दिख रहा है अपना लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं मिक्स सेटअप रहेगा डे पर्सपेक्टिव से, बट ऐसे में भी अच्छे स्टॉक्स है जिसमें एक्शन देखने को मिल रहा है। पहला स्टॉक मेरे रडार पे है भारती एयरटेल। ये एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे प्राइस वॉल्यूम सर्च के साथ हमने देखा फ्राइडे के सेशन में ये निकलते हुए दिखा है। आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ दिखा रहा है, और एक काफी अच्छे से अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को भी क्रॉस करके होल्ड करते हुए नजर आया है। क्लोजिंग स्ट्रांग हुई है, तो यहाँ पे 1700 तक के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे 1600 के एक स्टॉप के साथ। ओके, तो चलिए भारतीय एयरटेल पर है शिवांगी की नज़र, और इस वक्त जो है सेंटिमेंट्स क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक ढेर सारे आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। इंडेक्सेस अगर देखें, लार्जर प्लेयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला था पिछले हफ्ते। ऑफकोर्स एक्सपायरी जो है वॉलेटाइल ज़रूर देखने को मिली, लेकिन फ्राइडे सेशन में नई सीरीज़ की शुरुआत जो है काफ़ी बढ़िया देखने को मिली, और ऐसे में ब्रॉडर मार्केट्स में भी कई सारा एक्शन आप देख पाएँ, और साथ ही लार्जर प्लेयर्स भी बाजार को संभालते हुए। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। नए महीने की शुरुआत हम कर चुके हैं, और पहला कारोबारी सत्र साल के आखिरी महीने का। वैसे तो कई सारे थीम्स पर लगातार हम बात करते ही हैं, लेकिन क्योंकि अब हम नए साल की तरफ बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, कहां पर सेंटिमेंट्स बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं? ऑटो की अभी हम बात कर रहे थे, इनफैक्ट ऑटो सेल्स के डेटा मिले जुले आए। बैंक्स, फाइनेंशियल्स लगातार आपके रेडार पर रहते हैं, और साथ ही डिफेंस पर भी आप बातचीत करते हैं। सो कोई थीम अगर आप इस महीने की शुरुआत में हमें सुझाना चाहें? धन्यवाद मानसी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। हमें लग रहा है कि 2-3 क्षेत्र जो है वो आने वाले समय में नतीजों के आधार पर सरकार के तरफ से जो नीतियां बनेंगी, 1 फरवरी 2025 को मानसी बजट भी पेश होगा। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी,
हम उस पर भी विचार और वार्तालाप करेंगे और उम्मीदें जताएंगे। 2-3 क्षेत्र जो हमें लग रहा है कि शायद आने वाले समय में बेहतर योगदान दे सकता है। ऑटो में एक दिक्कत ये है मानसी कि दिसंबर का महीना है, जैसे हम सब जानते हैं आखिरी महीना साल का। डिस्काउंट्स दिए जाते हैं इन्वेंटरीज को क्लियर करने के लिए, तो शायद उसका प्रभाव पड़ सकता है नतीजों पर कुछ हद तक। लेकिन हाँ, ये महीने को छोड़ करके अगर आप अगले साल और लंबी अवधि की विचारधारा करते हैं, तो हमें ऑटो क्षेत्र बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा ईएमएस सेगमेंट जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, ये अच्छा लगता है। क्विक कॉमर्स में जिस प्रकार से हमने जोमेटो की तो लिस्टिंग देखी, मगर उसके बाद स्विगी की भी लिस्टिंग होती हुई देखी, तो ये क्षेत्र एक अच्छा लग रहा है। हम अभी आप मंच पर आए उसके पहले मेरे ख्याल से अभिषेक ने कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र में केईसी पर हमें प्रश्न पूछा था। तो कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र में केईसी तो मझौली कंपनी खरीदारी की सूची में है, लेकिन एल&टी, सीमेंस, एबीबी जैसी कंपनियां हैं जो हमें काफी अच्छी लगती है बुनियादी तर्क के आधार पर। और जैसे आपने बताया रक्षा क्षेत्र, जो कि हमारे जहन के बहुत करीब है, ये भी क्षेत्र जो है वो आने वाले समय में अच्छा कर सकता है। बिल्कुल गौरांग सर, थैंक्स फॉर दैट फंडामेंटल आउटलुक। और चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 के नवरत्न शेयर्स की सूची जानने का वक्त हो चला है। इस हफ्ते 9 के नवरत्न शेयर्स हमें बताने जा रही हैं आशीषा। गुड मॉर्निंग आशीषा, बताइए कौन से हैं वो खबरों वाले शेयर्स जो 9 के नवरत्न की सूची में आज हमने लिस्ट किए हैं। बिल्कुल, आज 9 के नवरत्न में सबसे पहले सिप्ला की बात करेंगे। 1.72% की ब्लॉक डील हुई है। प्रमोटर्स मोस्ट लाइकली सेलर्स है, तो इस ब्लॉक डील के चलते स्टॉक में एक्शन दिखेगा। इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स और कई सारी कंपनियों को नए ऑर्डर्स मिले हैं। सबसे पहले केईसी इंटरनेशनल की बात करेंगे, जहां पर कंपनी को 1040 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में इंटरनेशनल मार्केट्स के ये नए ऑर्डर्स हैं। इसके अलावा रेलवे कंपनी आरवीएनएल की बात करेंगे। कंपनी को लोएस्ट बिडर के दौर पर नियुक्त हुआ है। करीब 640 करोड़ के नए ऑर्डर्स आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड को भी मिले हैं। कोचिन शिपयार्ड, जहां पर कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और 1000 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लोज के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और प्री ओपन में करीब 3.5% की तेजी इस स्टॉक में दिखी है। इसके अलावा ग्रीव्स कॉटन, जहां पर कंपनी की एक सब्सिडरी है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, उसके आईपीओ के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी है, तो वैल्यू अनलॉकिंग इस स्टॉक में भी दिखाई दे सकता है। 4% की तेजी प्री ओपन में ग्रीव्स कॉटन पर है। इसके अलावा माइनिंग कंपनी मॉइल यानी MOIL, इसकी बात करेंगे, जहां पर प्राइस चेंजेस अनाउंस किए गए हैं। मैंगनीज ओर कंटेंट, जिसका 44% से ज़्यादा है, उसके दाम 3% से घटाए गए हैं और जिसका मैंगनीज ओर कंटेंट 44% से कम है, उसके दाम बढ़ाए गए हैं करीब 3% से। तो कुछ प्राइस चेंजेस 1 दिसंबर से लागू होंगे, जिसके चलते इस स्टॉक में भी एक्शन दिखेगा। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजी, जहां पर कंपनी की एक आर्म ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है गूगल पिक्सेल के फोन्स बनाने के लिए इंडिया में, तो बड़ी डील है। 2% की तेजी यहां पर दिखी है। आरबीएल बैंक कंपनी ने जो को ब्रांडिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था बजाज फाइनेंस के साथ, उसे टर्मिनेट कर दिया गया है, तो कई सारे ब्रोकरेज डाउनग्रेड्स आए हैं यहाँ पर। इन्वेस्टेक टारगेट प्राइस घटाकर 170 रुपये प्रति शेयर का किया है और IIFL ने भी टारगेट प्राइस घटाकर 180 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। नेगेटिव न्यूज़ फ्लो, स्टॉक में 3.5% की गिरावट प्री ओपन में दिखी है। इसके अलावा बिग बोल्ड ब्रोकरेज में हम आज बात करेंगे पेट्रोनेट LNG की, जहाँ पर UBS की रिपोर्ट आई है। उन्होंने अपग्रेड किया है स्टॉक को, खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य बढ़ाकर 400 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि इंडिया की जो डिपेंडेंस है LPG पर वो बढ़ रही है और पेट्रोनेट LNG एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा इस ट्रेंड का। पॉजिटिव रिपोर्ट, जिसके चलते पेट्रोनेट LNG में भी आज एक्शन दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो हमने समझा आज के कौन से हैं नवरत्न काउंटर्स। और एक बार शिवांगी आपसे पेट्रोनेट LNG पर ही राय लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर UBS ने अपग्रेड भी किया है, टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है, 400 के लक्ष्य दे रहे हैं। प्राइस एक्शन कैसे देख रहे हैं आप शिवांगी? क्योंकि मैं देख पा रही थी कि एक डाउनवर्ड चैनल में ज़रूर है पेट्रोनेट, बट क्या अब उससे निकलने की तैयारी है और कौन से लेवल्स यहाँ पे ध्यान में रखें?
जी बिल्कुल सृष्टि, अगर हम पेट्रोनेट की बात करें, अब एक रीसेंट डेवलपमेंट यही है कि डॉलर आई प्राइसेस, जो ऑयल प्राइसेस है, सॉरी, जो एक 1 मंथ के सर्ज हो चुका है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक उसका एक आफ्टरमैथ देखने को मिलेगा। डॉलर हाई प्राइस $72 पर बैरल है, 1 महीने के नीचे के स्तर पे आ चुका है। एंड ये पेट्रोनेट का अगर हम स्टॉक देखें तो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन जो था उसका नेगेशन जरूर हो रहा है वीकली बेसिस पे। तो वीकली स्ट्रक्चर इसका बदलते हुए दिख रहा है, पर डेली अभी भी फॉलो अप मिसिंग है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम इसको देखें 340 के ऊपर, अगर ये होल्ड करता है, टिकता है, तो हम इसको चेस कर सकते हैं 360 के लेवल्स तक के लिए। और 335 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, पर कंडीशनल बाय रहेगा। ओपनिंग के बाद इसमें कैसे ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहे हैं वो हमें ट्रैक करके ही बाय करना है। चलिए, तो यहाँ पर एक पोजिशनल बाय आप कर सकते हैं 360 के टारगेट्स और 335 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। देखिए, एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत की तैयारी कर रहा है पेट्रोनेट एलएनजी। देखते हैं कि 340 के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। पर ऑटो बिक्री के आंकड़े लगातार आ रहे हैं, कुछ कंपनीज के नंबर्स अभी भी बचे हुए हैं। अभी फिलहाल कुछ समय पहले बजाज ऑटो के जो नंबर्स आए, उम्मीद से हल्के बेहतर नंबर्स ज़रूर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4.2 लाख यूनिट्स जो है कंपनी बेचती हुई नजर आई है और साल दर साल देखें तो वो 5% का जंप है। हमारी उम्मीद थी 4.1 लाख यूनिट्स की। एक बार शिवांगी, इस पे भी क्विकली आप चार्ट चेक अगर दे पाएं तो बजाज ऑटो कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे, क्योंकि ये स्टॉक भी ऊपरी स्तरों से करेक्ट ज़रूर हुआ है, पर कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन की तैयारी ज़रूर है 9000 के स्तर के आसपास। क्या इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है या फिर अभी थोड़ा सा बच के चले? अगर नवंबर की ऑटो सेल्स की नंबर्स की बात करें, वो इम्प्रेसिव जरूर रहा था, बट बजाज ऑटो कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड में कामकाज कर रहा है। वीकली बेसिस पे भी यहाँ पे कोई रिलीफ की साइन तो नहीं देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स बेस बन चुका है यहाँ पे 9000 का एक अच्छा, बट यहाँ से अपसाइड मूव काफी तैयारी लग जाएगी स्टॉक को करने में। मेरी यह राय है कि अगर हमें ऑटो में जाना ही है, ऑटो हालांकि थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस के तरफ जा रहा है आरआरजी के, अगर हम चार्ट को नोटिस करें रिलेटेड रोटेशन ग्राफ को, बट ऑटो की तरफ अगर जाना ही है तो एमएनएम एक प्रेफर्ड पिक है। ठीक है, एमएनएम, जो कि एक माफ कीजिएगा शिवांगी, फिर से आपके पास आएंगे। एमएनएम पे ध्यान ज़रूर है, पर आगे बढ़ेंगे और अगले बजट में एविएशन सेक्टर को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं। ये एक एक्सक्लूसिव खबर है जो कि हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी हमारे लिए लेकर आए हैं। आइए समझते हैं क्या कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स फिलहाल हैं सुमित के पास। सुमित, गुड मॉर्निंग, बताइए। सुमित, तो सुमित, बड़ी खबर लेकर आए हैं एविएशन सेक्टर से। बजट को लेकर क्या कुछ बड़े ऐलान जो है संभव है, खास तौर से जो कंपनीज फोकस में रहेंगी वो इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट, ये सभी लिस्टेड एंटिटीज़ हैं जिन पर नज़र रखनी है। सुमित, अगर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बताइए क्या कुछ एक्सक्लूसिव खबर है एविएशन को लेकर। जी बिल्कुल, एविएशन की बहुत बड़ी योजनाएं हैं सरकार की, और सबसे बड़ी योजना तो ये है कि जो वैट है एविएशन टरबाइन फ्यूल पे, उसको कम किया जाए। ये वैट राज्यों में लगता है 1 से लगभग 20% तक, उसको कम करने की योजना है, उसको किसी तरह से रिलीफ देने की योजना है। दूसरा, फॉरेन पायलट जो है एयरलाइंस के, उनके लिए ईजी हायरिंग नॉर्म्स होंगे, मतलब भारतीय एयरलाइन को आराम से हायर कर पाएंगी। इमिग्रेशन सिक्योरिटी को लेकर भी थोड़ी छूट दी जा सकती है, और एमआरओ सर्विसेज को भी बढ़ावा देने के लिए आगे कुछ छूट दी जा सकती है। तो आइडिया पूरा ये है कि इंडिया एक ग्लोबल एविएशन हब बने। भारत में एयरपोर्ट्स का विकास हुआ है पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े तरीके से, हम सब ने देखा है, पर वो अभी एविएशन हब नहीं बन पाए, और इसके चलते जो है एयरलाइंस को इतना फायदा नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। भारतीय एयरलाइन लगभग 1500 एयरक्राफ्ट पे ऑर्डर पे हैं, और वो तभी फायदेमंद होंगे अगर ये जो इंडिया है एक हब बने, इंडिगो और एयर इंडिया के लिए ये फायदेमंद होंगे। तो इसके चलते काफी छूट देने की योजनाएं बनाई जा रही है इस बजट में, एविएशन टरबाइन फ्यूल से लेकर सिक्योरिटी से लेकर पायलट से लेकर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये जानकारी देने के लिए। फिलहाल 80 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी इस समय कामकाज कर रहा, मार्केट्स खुल चुके हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी करीब 200 पॉइंट का कट लगा। जैसे मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि हमें ऐसा लगता नहीं कि जीडीपी के नंबर्स मार्केट में डिस्काउंट हुए हैं। ये बात मैंने सुबह ही आपके सामने रखी थी जब गिफ्ट निफ्टी 38 पॉइंट ऊपर था। हमारा ये मानना है
कि जीडीपी को लेकर अभी मार्केट को एक राउंड का रिएक्शन देना ज़रूरी था, तो दे रहा है वो रिएक्शन, बट ये रिएक्शन थोड़ा संभला हुआ होना चाहिए। अगर ये रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा डीप कट में आया तो आपके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको। ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस 80-85 पॉइंट की जो शुरुआत की गिरावट है, इसमें अभी भी 24,000 रुपये बचा हुआ है। निफ्टी का बैंक निफ्टी 51,800 को बचा रहा है, तो ये दो अच्छे पॉइंट्स हैं जो अभी तक मेरे को दिखे। शुरुआत में जो इंडिया विक्स है वो करीब 4% है, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं जीडीपी के नंबर्स को जो थोड़े नेगेटिव आए उसकी डिस्काउंटिंग को मैं दे रहा हूँ ये, और ये आधा घंटा मैं जीडीपी के नंबर्स के नाम पे ही मार्केट की फॉल को देखूंगा। लेकिन अगर इस आधे घंटे के अंदर 51,800 और 24,900 या 24,000 भी नहीं टूटता तो फिर बहुत अच्छा पॉइंट होगा, फिर आपके लिए बहुत अच्छा विन विन सिचुएशन है ये मार्केट की। ध्यान रखिएगा, इंडिया विक्स को भी चेक करते रहिएगा बैक टू बैक। ये मैंने बहुत ही क्रिटिकल चीज़ और बहुत ही बारीक चीज़ आपके सामने वापस रखने की कोशिश की है। खैर एनी हाउ, अब मैं आ जाता हूँ जरा टॉप गेनर्स पे। पहले जरा निफ्टी के 500 शेयर्स दिखाना। अच्छा चलो, हीट मैप ही आ रहे हैं तो यही रखो आप, तो इसी में आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से शेयर्स कमज़ोर है और कौन से बढ़त के साथ है। मारुति सुजुकी, पोस्ट नंबर्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, अच्छी क्लोजिंग, अच्छी सीरीज़ की शुरुआत है इसकी। ये दोनों ही शेयर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं पूरी सीरीज़ के लिए। और HDFC लाइफ, SBI लाइफ अभी भी न्यूज़ ड्रिवन है, काफ़ी हद तक प्रेशर और रिकवरी दोनों ही आती है इन सब में, आप इस पर ज़रूर नोटिस कीजिएगा। वापस से हीट मैप वाला ही पिक्चर लेके आइएगा, अब सारे हीट मैप ही दिखाना, क्योंकि आज थोड़ा समय आगे पीछे हुआ है रिपोर्टर की खबर की वजह से तो जरा हीट मैप ही दिखाना, बैंक निफ्टी वगैरह का भी, इन सब का भी। और आपको बताऊं, जो आज बढ़ने वाले शेयर्स में से अडानी ग्रुप के शेयर्स भी है। कोचिन शिपयार्ड को एक ऑर्डर की खबर आई है, 3% वो ऊपर है। बायोकॉन और भारती हेक्सा, ये दोनों शेयर्स भी आज करीब 2-2% ऊपर हैं। ये हीट मैप ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अंदर निफ्टी का, अब जरा बैंक निफ्टी का भी डाल दीजिए तो ताकि और आइडिया हो। अच्छा, इस बीच साल का हाई कंपनीज लगाने वाली में से एक डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ है जिसने साल का हाई टेस्ट किया। साल का हाई टेस्ट प्राज इंडस्ट्रीज़ ने भी किया है, लॉरस लैब ने भी किया है, और एक डिक्सन टेक्नोलॉजी तो खैर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये साल का हाई टेस्ट करने वाली कंपनीज बनी हैं। आज जो मेन टॉप गेनर्स हैं उन सब में अगर आप देखेंगे तो श्रीराम फाइनेंस भी नोटिस कीजिएगा, सीरीज़ की शुरुआत में काफ़ी बढ़िया चल रहा है। बजाज ऑटो, ये भी स्क्रीन पे दिखा दीजिए, करीब 0.5% ऊपर। और बढ़ने वाले शेयर्स में आपको दिखेगा एक एस्टर डीएम, इस पर भी खबर है, एक्विजिशंस मर्जर्स के रिगार्डिंग खबर थी, आपको पता ही है, वो भी आपने यहाँ पे देखेंगे। एस्टर डीएम ये भी दिखाइएगा। कोचिन शिपयार्ड भी स्क्रीन पे दिखाइए, इसके अंदर भी खबर आई है और ये शेयर भी करीब 6 से 4% तक आपको ऊपर दिखेगा। बायोकॉन 2% ऊपर, कोचिन शिपयार्ड ऑलरेडी बता दिया। अडानी ग्रुप के भी सारे शेयर्स अमूमन दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। सबसे अच्छा अडानी ग्रीन्स है जो आज भी 8% ऊपर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि डेरिवेटिव्स का पार्ट बन चुका है। जब से डेरिवेटिव्स का पार्ट बना है इसको तो नए पंख से लग गए हैं, बहुत तेज़ी से ऊपर उड़ रहा है। चोला फाइनेंस भी आज करीब 1 से 1.5% ऊपर है। अब जरा कमज़ोर शेयर जल्दी से नोटिस कराता हूँ आपको मैं। गोदरेज CP प्रेशर है। देखो, जब GDP के नंबर आए ना तो मैंने आपको शुरुआत में बताया, चिप्स से लेके कार तक सब कुछ में डिमांड का स्लगिशनेस देखने को मिल रहा है। तो आप FMCG और ऑटोज़ को स्पेशली ज़्यादा तेज़ देखिएगा। और भले हम ब्लैक फ्राइडे और ये सब फ्राइडे मना रहे हो, लेकिन GDP के नंबर कुछ और ही आपको बताने के लिए बैठा हुआ है, और वो बता भी रहा है और रिएक्शन भी दे रहा है आपको। ठीक है, अभी भी आप देखेंगे तो निफ्टी करीब 100 पॉइंट नीचे है, तो ये आधा घंटा पूरा देना, हाँ, GDP के नंबर्स को डाइजेस्ट करने के लिए मार्केट को। उसके बाद तब की तब देखेंगे। जब तक 24,000 और 23,900 नहीं टूटता, डैमेज काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड डैमेज होगा। लेकिन अगर ये तोड़ देता है तो फिर मेरे को नहीं पता कि आप 200 दिनों की टेस्ट करने के लिए जाएंगे कि नहीं। लेकिन फिलहाल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 23,900 से 24,000 की रेंज मार्केट GDP के इस नंबर के साथ बचा के ले आएगा, और 51,800 को भी किसी तरह से क्लोजिंग बेसिस पर बचा ही लेगा। ये कुछ चीज़ें मेरे को जो बतानी थी मैंने बता दी। अब मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके ओपनिंग के ट्रेड आपके सामने रख रहे हैं।
और इस बीच M&M के नवंबर ऑटो सेल्स के डेटा यहां पर आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहे हैं। कुल बिक्री में करीब 12% का इजाफा देखने को मिला है। 79,083 यूनिट्स पर यह बिक्री का आंकड़ा जो है आता हुआ देखने को मिला है। बाजार खुलने से ठीक पहले M&M का जिक्र भी कर रही थी शिवांगी से ही जानते हैं। शिवांगी, मार्केट ओपनिंग कैसे देख रही है, कहां पर नजर है आपकी, और ऑटो बिक्री से ठीक पहले इनफैक्ट ऑटो सेल्स पर आप अपना आउटलुक दे रही थी, वो भी प्लीज कंप्लीट कीजिए। तो M&M पे मेरी नजर थी। ऑटो अगर पैक में हमें फोकस करना है तो ये एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स है। और हालांकि हम इसने पिछले 3-4 दिनों से थोड़ी बहुत गिरावट जरूर देखने को मिली थी, पर अच्छी बात ये है कि इसने एक अच्छा बेस बनाया है 2900 पे, और वहां से एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। जो रोलोवर्स के आंकड़े हैं वो पॉजिटिव रहे हैं स्टॉक में, तो यहाँ पे नजर रहेगी 3100 तक के लिए एंड 2920 के एक स्टॉप के साथ। शिवांगी, साथ साथ ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? जी बिल्कुल, ओपनिंग ट्रेड्स के लिए मेरे यहाँ पे फोकस रहेगी आज लैब और डायग्नोस्टिक स्पेस स्टॉक्स में। तो यहाँ पे डिवीज लैब पे फोकस रहेगा। एंड जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एग्जैक्टली अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को लगभग मई से होल्ड करते हुए दिखा है ये स्टॉक, तो काफी यहाँ पे एक अच्छा इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। अपने एक प्रीवियस हर्डल को भी सरपास करते हुए दिख रहा है ये 6155 के आसपास का, जो कि अब एक अच्छा सपोर्ट भी बनते हुए दिखेगा। स्टॉक अपने वीकली बेसिस पे एक काफी एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में कामकाज कर रहा है, और फ्राइडे के सेशन में हमने एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखी है जो पिछले 3 दिनों के हल्के से शॉर्ट्स जो ऐड हुए थे। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 6450 के टारगेट्स के लिए इसमें हम खरीदारी करें 6080 के एक स्टॉप के साथ। ओके, तो चलिए लेबोरेटरी हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस पर नजर है। डिफेंसिव्स के तौर पर फार्मा पर फोकस रहना भी चाहिए, और साथ ही लैब स्पेस भी यहाँ पर परफॉर्म करता हो। ऑलमोस्ट 0.5% के गेंस हैं। खरीदारी 6450 तक के लक्ष्य डिविज लैब में शिवांगी को नजर आते हैं। गौरांग जी, एक तो कंजम्पशन थीम की अगर बात करें, ऑफकोर्स उतार चढ़ाव कंजम्पशन थीम में पिछले 2 क्वार्टर से नजर आ रहे हैं, लेकिन अब वहां पर ब्रोकरेजेस के रेडार पर कुछ चुनिंदा स्पेसेस आ रहे हैं, जैसे कि HUL पर हमने देखा, UBS की भी रिपोर्ट है, गोल्डमैन सैक्स की भी रिपोर्ट है, और HUL, डाबर, ब्रिटानिया के अगर सेगमेंट में पर्टिकुलरली इन स्टॉक्स पर अगर नजर बनाएं, देखिए एक तो मध्यम अवधि में ग्रोथ पर मैनेजमेंट पॉजिटिव तो नजर आ रहे हैं, लेकिन कंसर्न्स अभी भी ढेर सारे हैं, क्योंकि कंजम्पशन की जो स्टोरी है जिस तरह से पैन आउट होती नजर आती थी पिछले कुछ दिनों में फेस्टिवल डिमांड के तौर पर, वो इस टाइम दिवाली के साथ साथ भी नहीं नजर आई, और अब तक भी सेंटिमेंट्स जो हैं इतने बेहतर तो नहीं दिख रहे हैं। कंजम्पशन पर आपका एक टेक जानना चाहेंगे। तो मानसी, खपत देखिए, भारत खपत से जुड़ा हुआ देश काफी लंबे समय से रहा है। खपत से चलने वाला देश था, है और भविष्य में रहेगा। एक अच्छी बात यह है कि हमारी जो कुल प्रतिशत जनसंख्या है उसका एक 35% या उससे थोड़ा बहुत ऊपर हिस्सा युवा आबादी का है, जहां पर उम्र 30 और 28 के आसपास है, उसके नीचे है। अब दिक्कत यह है कि ये जो क्षेत्र है मानसी, ये ज्यादा निर्भर करता है कि लोगों की क्षमता कितनी है खर्च करने के लिए। अब जाहिर है, जब महंगाई दर ऊपर चढ़ती हो और विकास दर नीचे आता हो और लोगों के पास खर्च करने के लिए जो नकदी होती है वो कम हो, तो ऐसे समय में अक्सर लोग ये करते हैं कि ज्यादा महंगी चीजों पर खर्चा करने से अच्छा है कि आप थोड़ी बहुत कम महंगी चीजों पर खर्चा करें। अनिवार्य ये है कि जो परिस्थितियां ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों में, जहां पर हमारी जो जनसंख्या है उसका बड़ा प्रतिशत हिस्सा रहता है, वहां पर भी अगर आप देखने जाए तो बारिश को लेकर के कुछ जगह पर अनुमान से ज्यादा, कुछ जगहों पर अनुमान से कम, कुछ इलाकों में बाढ़ की परिस्थिति, और जो धान खेत में खड़ा था वो बह गया था। कहने का तात्पर्य है कि जो योगदान ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भाग से आता है मांग को लेकर के, वो इस बारी थोड़ा निचले स्तर पर था, और उसी का असर आपको बिक्री के आंकड़ों में दिखा और शुद्ध मुनाफे में दिखा। लेकिन अब आगे जाते हुए हमें लग रहा है कि ये परिस्थिति धीरे धीरे के सुधर जाएगी, और जब सुधरेगी तब खर्च करने की ताकत भी बढ़ जाएगी। तो आपने 2 जो नाम लिए, HUL और ITC, ये दोनों पर ही हमारी खरीदारी की राय है। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर है, टाटा कंज्यूमर है, मैरिको है, डाबर है, नेस्ले ब्रिटानिया जैसी कंपनियां हैं जो हमें अच्छी लगती है लंबी अवधि के लिए।
ओके तो चलिए ये एफएमसीजी कंजम्पशन पर एक फंडामेंटल टेक, लेकिन इस बीच होम फर्स्ट फाइनेंस में करीब 9.83% इक्विटी के बड़े सौदे, ये खबर आती हुई देखने को मिल रही है। आप अपने स्क्रीन पर ब्लॉक्स यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन इस बीच जहां हम ऑटो बिक्री के आंकड़ों की बात कर रहे थे, चुनिंदा ऑटो बिक्री के आंकड़े आ चुके हैं और कुछ नंबर्स भी आने बाकी हैं, और इसमें अभी अभी एमएनएम के भी नतीजे आते हुए, आंकड़े आते हुए ऑटो सेल्स के देखने को मिले। लेकिन नवंबर में टाटा मोटर्स, मारुति और आयशर वोल्वो के अनुमान से बेहतर बिक्री रही है। इसके विपरीत हीरो मोटोकॉर्प, ह्युंडई और साथ ही एस्कॉर्ट्स, क्यूबोटा की बिक्री में दबाव देखने को मिला। सृष्टि, जिस तरह से आप अनुमान बनाकर चल रही थी, अभी थोड़ी देर पहले एमएनएम के भी डेटा पॉइंट्स आते हुए देखने को मिले हैं। कुल एक्सपोर्ट में बढ़त देखने को मिली है, ओवरऑल सेल्स भी बढ़ते हुए देखने को मिले और डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेल्स में भी ऑलमोस्ट 2% के अपमूव्स दिखे हैं। सो आपके अनुमान के हिसाब से एमएनएम की ऑटो बिक्री दिखी? जी हाँ मानसी, अनुमान से थोड़ी बेहतर कहेंगे। देखिए एमएनएम के नतीजे हम दो तरीके से रीड करते हैं, पहला एक ऑटोमोटिव डिवीजन और दूसरा फिर ट्रैक्टर डिवीजन पर भी बात करेंगे। ऑटोमोटिव में जी हाँ, हम करीब 77,000 यूनिट्स बिक्री की उम्मीद कर रहे थे, उससे बेहतर नंबर्स आए हैं वहाँ पर, तो ये एक बात नोट ज़रूर की जानी चाहिए। और हम अपने दर्शकों को बता भी रहे थे कि अगर पैसेंजर व्हीकल स्पेस में एक कंपनी जो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है वो शायद एमएनएम हो। इसके अलावा ट्रैक्टर डिवीजन में जो नतीजे हैं वो उम्मीद के मुताबिक ही हैं, तो ऑल इन ऑल अच्छे नतीजे कहेंगे एमएनएम के नंबर से। पर अगर हाल फिलहाल ये पूरे महीने की बात करें तो कुछ बहुत उम्मीदें नहीं लगाई जाती हैं ऑटो कंपनीज से। उसका फैक्टर क्लियर है कि आखिरी में कंपनीज इन्वेंट्री पुश सबसे ज़्यादा करती हैं, डिस्काउंट्स ज़्यादा देती हैं, क्योंकि जब डेट आती है गाड़ी पे तो उनका जो कस्टमर्स होते हैं उनकी ये कोशिश रहती है कि अगले साल की स्टैंपिंग हो जाए, और इसी के लिए कंपनीज के लिए ये महीना जो है थोड़ा सा पुशी ज़रूर हो जाता है। वहाँ पर उनके लिए प्राइसिंग के लेकर जो है बहुत ज़्यादा पावर नहीं रहती है। तो ऑल इन ऑल नंबर्स अच्छे हैं, देखते हैं कि स्टॉक प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। फिलहाल जो है हरे निशान में होल्ड करने में कायम है। इसके अलावा फिर से एक बार मार्केट्स पे नज़र डालेंगे, जहां पर अगर हम अभी देखें तो मारुति सुजुकी, हम आपके लिए सुबह हाईलाइट भी कर रहे थे कि उम्मीद से अच्छे नतीजे आए हैं और थोड़ा सा सरप्राइज ज़रूर था मारुति सुजुकी के नंबर से। एक बार प्रशांत जी आपसे समझना चाहेंगे, मारुति सुजुकी तेज़ दौड़ लगाता हुआ यहाँ पर 2% की तेज़ी है, कौन से लेवल्स अब यहाँ पर ध्यान में रखें? तो सृष्टि, यहाँ पे जो अहम लेवल होगा करंटली, सबसे अहम बात होगी कि हम आज क्लोज करें 11,300 के ऊपर, 11,300 स्पॉट। अभी हम 11,270 है, तो अगर इसके ऊपर हम क्लोज हो जाते हैं तो नेक्स्ट जो रेंज ओपन होती है वो स्ट्रेट 11,500 से लेकर 11,600 की होती है। तो मुझे लग रहा है कि जिनके पास लॉन्ग हो उनका स्टॉप लॉस आज के डे लो पे यानी करीबन 11,100 110 के आसपास होना चाहिए, और 11,300 के ऊपर क्लोज होने पे आप नेक्स्ट ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर 11,500 11,600। 11,500 और 11,600 ये लेवल्स जो हैं ध्यान में रखते हैं मारुति सुजुकी के लिए। पर जी हाँ, अगर ऑटो स्पेस में से देखें तो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म यही कर रहा है। आज हॉस्पिटल काउंटर्स में भी तेज़ी है, जिसमें एस्टर डीएम तो देखिए खबर के दम पर यहाँ पर एक अच्छा उछाल देख रहे हैं। पर कई दिनों बाद अपोलो हॉस्पिटल्स जो है अच्छी तरीके से ऊपर आ रहा है। एक बार शिवांगी, इस पे आप चार्ट चेक देना चाहेंगे, अपोलो हॉस्पिटल्स कैसा दिख रहा है आपको? क्योंकि कहीं ना कहीं ये 6,800 6,900 के आसपास बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? शिवांगी, क्या आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज? जी बिल्कुल सृष्टि, फार्मा, डायग्नोस्टिक या हॉस्पिटल स्पेस की अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो इसमें अट्रैक्शन जरूर है, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि अपोलो हॉस्पिटल जो है पिछले सीरीज में अच्छे रोवर्स तो हुए हैं, बट ओपन इंटरेस्ट जो है वो काफी कम है। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि थोड़ा फॉलो अप मिसिंग है इस स्टॉक में, और जरूरी है कि ये एक 6900 के ऊपर होल्ड करते हुए दिखे, तब हमें यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम बनते हुए दिखेगी। वरना थोड़ा और वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी, क्योंकि इस स्पेस में भी बेटर स्टॉक्स है जिसमें एक अच्छा मोमेंटम वॉल्यूम है जिसको हम अभी चेस कर सकते हैं। तो अगर लेवल्स की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो 7150 तक के लिए हम इसको देख सकते हैं, और 6750 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। तो अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पर आप नज़र रखें। पर जी हाँ, जिस तरीके से शिवांगी भी हाईलाइट करी हैं
कि फार्मा, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल, ये पूरे हेल्थ केयर स्पेस में आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर बात करें कंपनीज के लिहाज से तो जी हाँ, आज अगर हम देखें निफ्टी 500 की लिस्ट में तो टॉप गेनर्स आपको फार्मा स्पेस से ही मिलेंगे, जहाँ पे शिल्पा मेडिकेयर यहाँ पर एक उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नैटको फार्मा यहाँ पर एक तेज़ी है। टोरेंट फार्मा में भी आज लगभग 1.4% का उछाल है। एक बार प्रशांत आपसे समझना चाहेंगे, क्या आप भी इस स्पेस को ट्रैक कर रहे हैं और कोई टॉप बेट आपकी यहाँ से? तो अगर हम फार्मा में देखें दृष्टि, तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अभी जो फिलहाल टेक्सचर बेटर लग रहा है मुझे, ल्यूपिन का लग रहा है, और ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम जैसा फॉर्म हुआ है। वॉल्यूम भी डिसेंट है और हम करीबन 2060 पे ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ आपको जो स्टॉप लॉस रखना होगा करीबन 2035 के आसपास स्पॉट में रख के आप लॉन्ग जा सकते हो। यहाँ पे आपका टारगेट 1 होना चाहिए 2125 खैर, इस बीच अगर आप वापस से निफ्टी को देखेंगे और बैंक निफ्टी को, जैसे मैं कह रहा था कि एक लेवल तक ही डिस्काउंटिंग करेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट्स अपना रिदम को बनाएगा। आज का इंट्राडे लो जो भी मार्केट ने टेस्ट किया वो 24,008 का है। 24,008 आज का लो बना। अब ये 24,008 जब तक ब्रेक नहीं होगा, मार्केट शायद नीचे का नया ड्रैग नहीं करेगा और हल्की रिकवरी भी कर सकता है, क्योंकि पिछले 15-20 मिनट से विक्स नहीं बढ़ रहा, यानी कि फेयर इन द मार्केट नहीं बढ़ रहा। ये जीडीपी को डिस्काउंट करने की एक प्रोसेस है मार्केट की, और वो कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है। और मैं बोलूँगा ये मार्केट को मैं वेल डन भी बोलूँगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए कि 120 पॉइंट तक ये ड्रैग करके लेके गया, 24,8 टेस्ट किया और वापस वहाँ से रिकवरी आ रही है। ये विक्स जो फायर हुआ था अभी आपकी स्क्रीन पर, आप नोटिस हो रहे होंगे। देखिए, जैसे जैसे मैंने अपनी बात रखी भी है तो बाजार थोड़ा और स्ट्रांग हो रहा है, और मैं बता रहा हूँ ये प्रोटेक्ट कर रहा है अपने आप को कि आज मैं 24,000 नहीं तोड़ूंगा। बस ये इसका अगर आज का कमिटमेंट पूरा हो जाता है तो ट्रस्ट में आज मार्केट कोई बड़ी बात नहीं है, हरे निशान में भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, क्योंकि मार्केट के पास एक रिदम है, एक दम है, रिकवरी का काफ़ी हिस्सा उसके पास अवेलेबल है, और सीरीज़ लाइट है। सीरीज़ लाइट होने से जैसे ही कुछ होगा तो रिकवरी आएगी। सेम विद द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने जो आज का लो बनाया वो 51,693 यानी कि 51,700 का लो बनाया। 800 प्रिपेयर करती है, धीरे धीरे करके ये भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जाने की तैयारी करेगा। बट आज मैं थोड़ा निफ्टी पे ज़्यादा बुलिश हूँ एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। वजह थोड़ा बैंकिंग को लेकर आरबीआई और ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, मेरे को उतना ट्रस्ट अभी नहीं आ रहा। बट हाँ, निफ्टी पे थोड़ा ट्रस्ट है। और मैंने आपको शुरुआत में जैसे कहा था कि मेरे लिए आज पहले आधा घंटे में 24,000 नहीं टूटता तो मेरे लिए काम बन जाएगा। मैं मार्केट को जीडीपी के पूरी डिस्काउंटिंग का क्रेडिट दे दूंगा और उसके बाद फिर आगे की नई बात होगी। फ़िलहाल अभी देखते हैं। अभी तक तो हमारे अनुमान के हिसाब से और हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से बाज़ार के अंदर अभी तो ट्रेड हो रहा है। देखते हैं अभी क्या। अभी जल्दबाजी ना उठाइएगा, आराम से ट्रेड कीजिए। बढ़िया शेयर्स आपको मिलते जाएंगे, वहाँ पर ज़रा ध्यान रखिए। कुछ लॉन्ग शेयर्स हैं जहाँ पर आज अच्छी पोजीशंस बनी हैं, मैं ज़रा वो आपके सामने रखता हूँ। यस, VBL वरुण बेवरेजेस, प्रशांत सावंत, वरुण बेवरेजेस चेक करना एक बार। तो डीपीजी VBL में अगर हम देखें तो ये एक रेंज ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, और जो 2 दिनों पहले प्राइस एक्शन हुई थी जहां ऑलमोस्ट 640 पे गए थे, वहां भी सेम चीज थी। मैं कहूंगा थोड़ा प्रीएम्प्ट करके आप एंटर कर लीजिए। आइडियल स्टॉप लॉस होगा 620। कैश स्टॉक है तो आप क्वांटिटी वो हिसाब से प्लान कीजिए। क्लोज बिलो 620 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस रख के लॉन्ग जाइए। आपका यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से नहीं, बट एक रेजिस्टेंस के हिसाब से जो पहला टारगेट है वो 655 का है। अगर हम 655 को क्रॉस करते हैं तो एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट होगा और पूरी रेंज रेप्लिकेट होके आप करीबन यहाँ पे 700-725 के लेवल भी देख सकते हो। तो फिलहाल 655 एक मेक और ब्रेक लेवल होगा, यहाँ तक आप पुल बैक प्लान कर सकते हो। इसके ऊपर क्लोज होने पे आप पोजीशन एग्रेसिव बना सकते हो। जो नए शेयर आए हैं ना सीरीज़ के अंदर, उनकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। देखो, आपको मैं एक शेयर दिखाता हूँ। सीरीज़ के अंदर आते ही यानी कि F&O का पार्ट बनते ही कितना बढ़िया से उसकी मूवमेंट बनी और पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उस शेयर का नाम है हुडको। अभी तक एक कैश का शेयर था। सरकार के एक हाउसिंग को लेकर एक कंपनी है जिसमें सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग क्रिएट करवाती है, इसी कंपनी से ही करवाती है, हुडको से। अब ये 2.5% ऊपर है। और मैं बता दूं, इसकी फ्यूचर्स वाली प्लेट भी अवेलेबल होगी। अगर हमारे पास वो नई प्लेट्स आ गई हैं जिसमें फ्यूचर्स भी दिख रहे हैं इन सब कंपनीज़ के, तो एक बार ज़रा दिखाना। इसका पहली सीरीज़ के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है ना, वो बहुत बढ़िया हो रहा है। और आज में 15% का OI एडिशन है इसके अंदर।
तो ये अच्छा शेयर बढ़िया आज ओपनिंग कर रहा है विद ह्यूज बिल्डअप, लॉन्ग साइड पे बिल्डअप है इसका। शिवांगी एक बार जरा आप चेक करना हुड को। इस स्पेस की अगर हम बात करें तो हमने एक इंटरेस्ट जगते हुए जरूर देखा था, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हम हुडको की बात करें, लगातार पिछले 3 दिनों से वॉल्यूम्स अच्छे हैं। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि 250 के ऊपर एक अच्छा स्पेस बनते हुए दिख रहा है स्टॉक में। तो 250 के ऊपर अगर ये होल्ड करता है तो 260 तक के लेवल्स यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। 240 के एक सपोर्ट का हम ध्यान रखें। स्टॉक में स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करते रहे आगे की तरफ। खैर इस बीच में आपको वापस से निफ्टी ज़रूर दिखाऊंगा, और निफ्टी के अंदर इस समय गिरावट सिर्फ 33 पॉइंट की रह गई है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपके सामने बात रखी थी कि बाज़ार अब रिकवर कर सकता है, क्योंकि पिछले 15 मिनट से विक्स नहीं बढ़ा, 24,008 का लो लगा है, जीडीपी डिस्काउंट हो रही है, करीब 20 मिनट हो चुके हैं जीडीपी डिस्काउंटिंग करते हुए मार्केट को। और यही बात हमने सुबह सुबह आपको पहले ही क्षण में बता दी थी कि आप गिफ्ट निफ्टी को मत चेक करना, अभी इसके अंदर जीडीपी डिस्काउंटेड नहीं है, होने दो उसको डिस्काउंटेड, और धीरे धीरे करके अगर 24,000 पहले आधे घंटे में नहीं टूटता तो बाज़ार रिकवरी करने की कोशिश करेगा ज़रूर। अब आप देखो बैंक निफ्टी भी रिकवर कर गया, सिर्फ 2.5% ही विक्स ऊपर है और ये 15 के भी नीचे है। अब आप बोलेंगे 15 और 14.8 में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। कहने को पॉइंट्स में 0.2 है, लेकिन कन्विक्शन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अभी आप 15 के ऊपर का विक्स ले आओ, ये जो रिकवरी आप देख पा रहे हो ना, रफू चक्कर हो जाएगी सारी, क्योंकि फियर इन द मार्केट आ जाएगा, आप लोगे ही नहीं, आप कवर ही नहीं करोगे। तो इसलिए बहुत फ़र्क है। इसलिए हर लेवल को, हर डाटा को, हर एक फाइन ट्यून ऑफ द मार्केट्स को बहुत अच्छे से देखते जाओ और अपने लिए एक अच्छी जगह यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं हम सब। खैर एनी हाउ, अब हम जरा और स्टॉक्स पे आ जाते हैं जहाँ पर अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं। अब अच्छी बात पता है क्या है, आपके पास 180 और 40 240 शेयर हो गया एफ&ओ के अंदर, तो आपके पास शीट काफ़ी बढ़िया बनती है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज दिखाओ, देखो क्या 5% ऊपर चला है। 3 दिन से हम डिक्सन बोले जा रहे हैं, और हमने तब डिक्सन की बात रखी थी जब 16,000 भी नहीं आया था, अभी 16,600 हो गया, 5% और चला है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। खैर एनी हाउ, इस पर मैं लूँगा नहीं ट्रेड, क्योंकि थोड़ा 3-4 से खिंच चुका है ये शेयर। एक और शेयर मेरी लिस्ट में आया है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, प्रशांत सावंत, ये कैश का स्टॉक है, 4800 का भाव है इसका। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ एक बार ज़रा ये चेक करो, ये भी बढ़िया बंद हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली एफ&ओ की शीट्स हम नहीं दिखा पा रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट वाली थोड़ी अपडेट नहीं हुई है हमारे से, वो भी हम शाम तक आपको दे देंगे वो सारी शीट्स भी। सुप्रीम इंडस्ट्रीज सर, प्रशांत सावंत। डिम्पी जी, अगर हम इस कैश स्टॉक को एक हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये बहुत अहम सपोर्ट से बाउंस हुआ है। दूसरी बात, वॉल्यूम पिकअप हो रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे पोजिशनल अप्रोच रखना होगा, और आपका जो आइडियल स्टॉप लॉस है वो 4,650 का है। क्वांटिटी वो हिसाब से रखिए। मोमेंटम जिनको प्ले करना है उनको वेट करना होगा फॉर क्लोज अबाउट 4,840, 4,840 के ऊपर हार्डली 1.5% की दूरी है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि फिलहाल भी पोजीशन ऐड की जा सकती है। शुक्रवार का वॉल्यूम और पिछले हफ्ते का इनफैक्ट वीकली वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे लग रहा है बेस पे बाइंग हुई है, विद वॉल्यूम हुई है, तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टॉक्स जो नई बार इस बार सीरीज़ के अंदर शामिल हुए हैं ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ छांट के उसमें से पूछूं। जैसे मैंने हुड को पूछा, ये सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ पूछा। एक खुशी मेरे को और हो रही है बार बार निफ्टी को दिखाने की कि मात्र सिर्फ 14 पॉइंट की गिरावट रह गई है। आज दिन भर का जो एक गैप सुबह क्रिएट हुआ, गैप डाउन हुआ मार्केट, उसके बाद कवर हुआ, अब देखो आप सिर्फ 15 पॉइंट रह गए हैं। और थोड़ी देर पहले जब मैंने निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने बात रखना शुरू की थी, उस समय भी 60 पॉइंट की गिरावट थी। यानी कि आप देखो किस रिदम से निफ्टी रिकवर कर रहा है, और देखते ही देखते हमने 24,000 तो छोड़ो, अब हम 24,100 के भी ऊपर हैं। मार्केट के लिए मैं आज बहुत बड़ा विनर समझता हूँ ये मार्केट का रिएक्शन को। मैं फ्राइडे वाले मार्केट में भी बिना किसी बड़ी न्यूज़ के मार्केट ने रिकवरी की, और आज के सेशन में भी बिना किसी बड़ी न्यूज़ के मार्केट रिकवर कर रहा है। इट्स अ गुड साइन। सीरीज़ के शुरुआत में लक्षण बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लक्षण हैं। आप मेरे से मानेंगे, मेरे कई सालों का तजुर्बा है डेरिवेटिव्स को ट्रैक करने का। मेरे को तो आज से 5 साल पुराने वाले भी ओपन इंटरेस्ट याद होंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार जो मार्केट अभी ये सीरीज़ शुरुआत की है, ये लाइट है, और अच्छा रंग डालेंगे तो अच्छा ही बनेगा। तो अब आप देखो धीरे धीरे करके निफ्टी सिर्फ 10 पॉइंट की गिरावट ही लेके बैठा है, एंड आई होप सो कि थोड़ी देर में ये हरे निशान में भी आ जाएगा।
एक बार इंडिया विक्स भी दिखाओ स्क्रीन पर, सिर्फ 2% ही रह गया है। आप बहुत बस आप ना सचेत होके बैठो मार्केट में। और अब आप बताओ, अब आप मेरे को आप छोटी सी बात का आप ही जवाब दीजिए, मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मान लो ये इंडेक्स का ट्रेड आज हमारे हाथ में आ गया, हमने ट्रेड किया और ट्रेड पकड़ में आया, करीब 100 पॉइंट आ गए, मेरा दिन भर का काम हो गया। 9:40 में अपना टर्मिनल बंद करूंगा और मैं अपने और दूसरे कामों में चला जाऊंगा। बोले सर कोई काम नहीं है, हम तो फ्री है, मैं पार्क चला जाऊंगा घूमने के लिए। बोले वो भी नहीं जा सकते, वो तो धूप बहुत है, मूवी देखने चला जाऊंगा। तब टर्मिनल्स को छोड़ो, टर्मिनल्स के सामने बैठे रहोगे तो भाव का जो दूसरा हिस्सा है, भावनाएं, वो आपको छोड़ने नहीं देगी और फिर आपको फंसा देगी। इसलिए भाव और भावनाओं के इस खेल से थोड़ा आसानी से निकलो आप। नरेश मेरानी भी स्क्रीन पे मेरे को दिख रहे हैं, उनसे भी ज़रा क्वेश्चंस कर लेते हैं 2-4। नरेश भाई नमस्ते। निफ्टी का अगर आज पुल बैक को आप रिस्पेक्ट करते हैं तो ये पुल बैक 24,200 को पार करने की कैपेसिटी रखता है इंट्राडे सर? इंट्राडे तो मुश्किल लगता है, 24,200 एक रेजिस्टेंस होगा, बट रिकवरी अच्छी है, स्ट्रक्चर अच्छा है, स्टॉक स्पेसिफिक भी। अगले 1-2 दिन में 24,200 क्रॉस होना चाहिए और ओवरऑल हम रेंज में 24, जिसका इवेंचुअली जब तक हम 23,800-600 के ऊपर है, एक मूव टुवर्ड्स 24,500-600 आ सकता है, वो बायस रहेगा ओवरऑल। तो बाय ऑन डिप्स है मार्केट एज सच, 23,600 का 800 का सपोर्ट बरकरार रहेगा और 24,500-600 एक मेजर रेजिस्टेंस है। इंटरेस्टिंग। देखते ही देखते निफ्टी ने अपनी सारी गिरावट को ख़त्म कर दिया, अब सिर्फ 2 पॉइंट रह गया। और कई बार तो सरस्वती आपकी जीवा पे बैठी होती है, जैसे आप बात रखते हैं वैसे वैसे मार्केट्स के अंदर होना शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, इसमें कोई अभिमान की बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत स्टडी, थोड़ी बहुत मेहनत और कई बार भगवान का आशीर्वाद ज़्यादा काम करता है, हमारी मेहनत तो क्या है उसके आगे। एक शेयर और है, मैं नरेश भाई आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ, आपको याद होगा, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था, तब भी आपने कहा था कि हाँ ये रेंज प्रोटेक्ट कर रहा है बट अभी चलने के लिए स्पीड नहीं बनी। उस शेयर का नाम है जी एंटरटेनमेंट। फिर से पूछता हूँ, 130 का भाव चल रहा है। एक खबर जो मार्केट को सुननी थी उसके कान में आ गई है कि पुनीत गोयनका अब एमडी नहीं है, पुनीत गोयनका अब बोर्ड में नहीं है। धीरे धीरे करके शायद एकदम से स्पीड ना पकड़े, बट ये शेयर ठीक हो सकता है। एक बार आपकी रिकमेंडेशन है, ताकत स्ट्रेंथ चेक कर दो इसकी। तो इसमें बहुत सारे इवेंट्स हुए लास्ट 3 साल में, और अगर हम देखें वो सब होने के बाद स्टॉक फिर से मार्च 20 के लोज पर आ गया। सो रिस्क रिवॉर्ड सिंपल है कि जो गैप अप हुआ था उसका जो लो है अराउंड से 127, तो 125 का स्टॉप लॉस रखे, उससे ₹2 नीचे रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड बनता है, क्योंकि गैप अप हुआ है, थोड़ा वॉल्यूम्स भी है और मार्च 20 का प्राइस है। बट रिस्की स्टॉक है क्योंकि जो हिस्ट्री रहा है स्टॉक का, इवेंट्स के बाद स्टॉक ने फिर से फॉल ही किया है, और अपसाइड में अगर ये मूव चलता है तो 150-160 तक जा सकता है, जहां पे मेजर रेजिस्टेंस है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 125 पे, और अपसाइड के लिए राइड कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये राय मिलती हुई इस बीच नवंबर ऑटो सेल्स में एक और एडिशन, अशोक लेलैंड के ऑटो बिक्री के डेटा आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुल बिक्री जो है 14,053 से बढ़कर 14,137 यूनिट पर, सालाना आधार पर कुल बिक्री में करीब 1% का इजाफा देखने को मिल रहा है। घरेलू बिक्री जो है 4.3% घटती हुई 12,473 यूनिट पर ये आंकड़ा आता हुआ देखने को मिल रहा है। सो डोमेस्टिक सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है और कुल बिक्री का आंकड़ा जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक 1% का अपमूव देखने को मिल रहा है। हालांकि स्टॉक में मूवमेंट जो है डाउन साइड करीब आधे से 1% की गिरावट इस वक्त नजर आ रही है, लेकिन अशोक लेलैंड के ऑटो बिक्री के डेटा पर फोकस है। इस वक्त बाजार की रिकवरी को अगर देखेंगे, काबिले तारीफ रिकवरी, और हर पॉकेट, हर सेगमेंट में, हर इंडेक्स में रिकवरी आप देखेंगे। मिड कैप सेगमेंट, मिड कैप इंडेक्स की अगर बात करें, 400 अंकों की रिकवरी, जहां से गिरावट हमने देखी और शुरुआत की जो कमजोरी थी वहां से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिल रही है मिड कैप में। स्मॉल कैप स्पेसेस की अगर बात करें, स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 150 अंक रिकवर करते हुए, पॉइंट वाइज निफ्टी में करीब 100 अंकों की रिकवरी, और हम देख रहे हैं किस तरह से बढ़िया तरीके से संभलता हुआ, या यूं कह लीजिए बाजार जो है कॉशियस है, और नए महीने की नई सीरीज की शुरुआत जो है उसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पॉजिटिव मूव्स देने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए सोच समझकर संभलकर बाजार जो है धीरे धीरे ही सही लेकिन स्लो एंड इवेंचुअल पॉजिटिव मूव्स दिखा रहा है। बैंक निफ्टी 250 कह सकते हैं 250 पॉइंट्स के रिकवरी निचले स्तरों से, और साथ ही सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 350 टू 400 पॉइंट्स की रिकवरी। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर आप देखेंगे, बटा हुआ है कामकाज आज, जहां सेक्टर्स हम देख रहे हैं चुनिंदा प्लेयर्स लाइक रियलिटी है, ऑटोमोबाइल है, फार्मा
हैं जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। मेटल्स में भी हरे निशान के साथ आप कामकाज देखेंगे। वहीं निफ्टी, एनर्जी, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं वॉलेटाइल या कह सकते हैं डाउनसाइड गिरावट जो है वो हावी होती हुई, लेकिन सेंटिमेंट्स जो हैं काफी बढ़िया इस वक्त मार्केट के नजर आ रहे हैं। नरेश, ये सेंटिमेंट्स जो हम देख रहे हैं और जहां हम शुरुआत हमने की थी कमजोरी के साथ या फ्लैट ओपनिंग के बाद हम जो रिकवर हो रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हैं इस वक्त आपके रेडार पर? स्टॉक वही रहेंगे जो लार्ज कैप्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहे हैं। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक रहेगा जो 3-4% दूरी है ऑल टाइम हाई से, ट्रायंगल ब्रेकआउट के पास है। अगर 1320 क्रॉस होता है तो यहाँ पे प्रीएम्प्टिव बाय है, यहाँ पे स्टॉप लॉस 1270, टारगेट होगा 1400 का। दूसरा बाय रहेगा पिरामल एंटरप्राइजेस, जहाँ पे 2 साल से एक कंसोलिडेशन और साइडवेज करेक्शन मोड था। कई बार 1120, 1140 आके डिप कर चुका है स्टॉक। फाइनली ये रेंज के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है और रिलेटिव स्ट्रेंथ है। सो यहाँ पे एक पॉज आया 1200, 1240 मूव करने के बाद, तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। स्टॉप लॉस होगा 1140, टारगेट होगा 1350। ओके, तो चलिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस नरेश की तरफ से आते हुए इस बीच प्रशांत, हाय, गुड मॉर्निंग। सोनाटा सॉफ्टवेयर के चार्ट्स को एक बार पुल अप करते हैं। करीब 3% की मजबूती और इनफैक्ट ये पिछले हफ्ते से ही अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड जो है सोनाटा सॉफ्टवेयर में शुरू हुआ था। देखिए 4.25% की बात करते करते मजबूती बढ़ती हुई। कंपनी ने मल्टी मिलियन डील बुक की ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो उसके ठीक बाद हम न्यूज फ्लो के चलते, फंडामेंटल न्यूज के चलते तो एक मूव देख ही रहे हैं। टेक्निकली चार्ट्स आपको कितने मजबूत नजर आते हैं? जी गुड मॉर्निंग मानसी। और अहम चीज है पिछले हफ्ते के वॉल्यूम्स, हम एक ब्रेकआउट के ऑलमोस्ट लेवल पे, रेजिस्टेंस पे, और यहाँ से ब्रेकआउट आए तो काफी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। मुझे लग रहा है प्रीएम कर सकते हैं। आपका जो आज का लो बना हुआ है वो ऑलमोस्ट 626 का है। इसके नीचे यानी 625 के नीचे स्पॉट क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग जा सकते हो। आपका टारगेट 1 होना चाहिए 700, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है। 700 अगर क्रॉस हो जाए तो आप नेक्स्ट लेवल, यानी एक गैप है जो करीबन 735 तक जाती है, उसके लिए भी प्लान कर सकते हो। बट फिलहाल 700 का टारगेट और करीबन 625 का स्टॉप लॉस मान के आप लॉन्ग जा सकते हो। ओके, तो चलिए ये राय मिलती हुई खरीदारी के मौके 700 और उसके बाद 725 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कैम्स का एक स्टॉक देखना चाहिए, यहाँ पर भी मजबूती का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें प्राइस वाइज और वॉल्यूम वाइज पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कैम्स में मजबूती का ट्रेंड जो है बरकरार है। शिवांगी, कैम्स ऑलमोस्ट 3% के मूव के साथ दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करता हुआ। कैम्स की बात करें यहाँ पे तो लगातार पिछले 3 दिनों से मानसी हमने देखा है कि हायर जोन्स पे आके थोड़ी बहुत टिक नहीं रही है ये। हालांकि एक लंबे 18 हफ्तों के कंसोलिडेशन से निकलते हुए नजर आया है, तो यहाँ पे ये मेरा मानना है कि अपसाइड है बट स्लो एंड स्टेडी रहेगा, थोड़ा कैप्ड नजर आ रहा है। और नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो हम अराउंड अबाउट 5200 5250 तक के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 5000 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते हुए। बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली अर्निंग्स और साथ ही बिजनेस एक्सपेंशन और चुनिंदा जॉइंट वेंचर्स की जो खबरें कैम्स के लिए आती हुई देखने को मिली वो पॉजिटिव साबित हुई है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी चार्ट्स पर हमारे एक्सपर्ट्स को ये पसंद आता है। 5200 तक का पहला टारगेट, उसके बाद 5250 तक के भी लेवल्स यहाँ नजर आ सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस के चार्ट्स को एक बार देखना चाहिए, अच्छी मजबूती है। इनफैक्ट आज नरेश, बजाज फाइनेंस पर भी जेफरीज की एक रिपोर्ट थी, हालांकि स्टॉक में मूवमेंट पॉजिटिव नहीं है, लेकिन श्रीराम फाइनेंस में हम देख रहे हैं करीब 2% की तेजी के साथ अच्छा क्वार्टर भी दिया था कंपनी ने, और साथ ही कैगर बेसिस देखे करीब 23-24% के रिटर्न्स ये कंपनी देती है। ऑलमोस्ट 2% की तेजी, 3078 के लेवल्स। श्रीराम फाइनेंस में एक अच्छा करेक्शन आ चुका था, ऑलमोस्ट 3600 प्लस से स्टॉक ने 2750 का लो बनाया और फिर स्लो एंड स्टेडी रिकवरी है। सो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ग्रेट नहीं है, क्योंकि 3250 के आसपास काफी बड़ा रेजिस्टेंस है जहाँ पे एक स्विंग टॉप बना था। तो यहाँ से व्यू ये रहेगा कि 3250 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और स्टॉक साइडवेज जाना चाहिए। ओके, सो प्रॉफिट बुकिंग की राय इनफैक्ट श्रीराम फाइनेंस में इस वक्त मिलती हुई करीब 2% की तेजी। लेकिन एस्टर डीएम हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक और फार्मा स्पेस की लगातार हम बात भी कर रहे हैं, और आज बाजार खुलने के ठीक बाद हमारी एक्सपर्ट शिवांगी के रेडार पर भी हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस रहा, और इसी स्पेस से जुड़ी एक कंपनी एस्टर डीएम आज खबरों में है, करीब 3% की तेजी इस वक्त आप देखेंगे। और कंपनी के लिए क्वालिटी केयर के साथ मर्जर के चलते हम देख रहे हैं ये फोकस रेडार पर है, और इसी खबर के चलते आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मूवमेंट भी देखने को मिली है। लेकिन क्या है ये पूरी खबर, क्या है ये करार, ये एक बार विस्तार से समझ लेते हैं वरुण के साथ। गुड मॉर्निंग वरुण, आप बताएं।
गुड मॉर्निंग मानसी। तो जैसे कि आपने हाईलाइट किया कि क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड इसके साथ एस्टर डीएम का जो है वो विलय हो रहा है, यानी कि मर्जर जो है उसका ऐलान इस कंपनी ने कर दिया है। शुरुआत में होगा ये कि एस्टर डीएम जो है वो दरअसल क्वालिटी केयर में 5% के आसपास का हिस्सा गेन करेगी और उनके जो होल्डर्स है यानी कि ब्लैकस्टोन और टीपीजी उनको एस्टर डीएम में बदले में 3.6% के आसपास का हिस्सा दिया जाएगा। ये जो हिस्सा बदला जाएगा उसमें एस्टर डीएम के जो प्राइस पे बदला जा रहा है करीब 456 रुपीज़ पर शेयर के आसपास है, यानी कि 850 करोड़ रुपए के आसपास है जिसमें हिस्सा बदला जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के थ्रू बचा कुचा जो 95% हिस्सा है वो ये क्वालिटी केयर में खरीदेंगे और जो रेशियो है क्वालिटी केयर के शेयर होल्डर्स को 977 शेयर्स मिलेंगे एस्टर डीएम के हर 1000 शेयर के लिए। इस मर्जर के बाद यानी कि इस विलय के बाद कंपनी का नाम चेंज होकर एस्टर डीएम क्वालिटी केयर लिमिटेड होगा और ये विलय जो है Q3 FY26 तक पूरा होगा ऐसा माना जा रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो कुल रेवेन्यूज़ जो मर्ज एंटिटी है उसकी करीब 7,300 करोड़ रुपए के आसपास होने वाली है। जो नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स है वो करीब 38 हो जाएंगे। जो नंबर ऑफ़ बेड्स है यानी कि बेड्स की जो कैपेसिटी है वो 10,000 से ऊपर होने वाली है और ऑक्यूपेंसी लेवल जो है वो करीब 65 का होगा। इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो एस्टर डीएम को 36.6 टाइम्स पे वैल्यू किया गया है और QCIL यानी कि क्वालिटी केयर को 25.2 टाइम्स पे वैल्यू किया गया है, यानी कि एस्टर डीएम की जो वैल्यूशन है 45% ज़्यादा है QCIL से और ईवी जो है दोनों की कंबाइंड करीब 42,000 करोड़ रुपए के आसपास होगी और डील जो है फर्स्ट ईयर से EPS एक्रेटिव होगी। फ़ायदा इसका क्या है तो ये कंपनी जो है वो तीसरी सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन बन जाएगी बेड और रेवेन्यू कैपेसिटी के हिसाब से। और एस्टर डीएम को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी ज्योग्राफी इनफैक्ट बांग्लादेश में भी उनको प्रेजेंस मिल जाएगा, तो ये अच्छी बात है। और मर्ज एंटिटी जो है वो आगे चल के करीब 13,300 बेड के आसपास की कैपेसिटी पे पहुंचेगी FY27 तक। कंपनी का कहना है कि एबिटा मार्जिन्स 25% तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। शेयर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो एस्टर डीएम के प्रमोटर्स के पास करीब 24% और पब्लिक होल्डर्स के पास करीब 33% के आसपास की हिस्सेदारी होगी। ब्लैकस्टोन के पास 31% के आसपास की होगी। इस पे सेंट्रम का एक नोट है जहां पे इस डील के बाद उन्होंने अपने प्राइस टारगेट बढ़ा दिए हैं, 470 से बढ़ा के 560 रुपीज़ के किए हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, ये पूरे डील के मायने हमें समझाने के लिए और साथ ही दोनों कंपनीज ने मिलकर अब क्या कुछ अपने टारगेट सेट किए हैं वो भी बताने के लिए। तो देखिए ब्लैकस्टोन के जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं वो भी अब बोर्ड में बैठते हुए नजर आएंगे और इसके अलावा हम देखें तो डील एक पॉजिटिव ही देखी जा रही है, स्टॉक में भी एक अच्छा उछाल है। इसके अलावा एक बार फिर से केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर स्पेस पर नजर डालते हैं। यहाँ पर फिर से एक बार कई सारे काउंटर्स जो हैं अच्छी तरीके से ऊपर आ रहे हैं। पिछले हफ्ते मुझे याद है कि हमारे कुछ एक एक्सपर्ट्स के रडार पे चंबल फर्टिलाइजर्स भी आया था और आप देखिए आज फिर से ये काउंटर 3% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। एक बार हमारे एक्सपर्ट्स में से प्रशांत आपसे समझना चाहेंगे कि चंबल फर्टिलाइजर्स पे आपका क्या व्यू है, क्या यहाँ पर अभी भी फ्रेश ट्रेड लेना चाहिए या फिर थोड़ा सा अब ओवरबॉट लग रहा है चार्ट्स पे और जिन्होंने निचले स्तरों से लिया है वो यहाँ पे निकलने की कोशिश करें? कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है, बट उसके लिए आपको जो अहम लेवल होगा, अभी हम ऑलमोस्ट 535 के आसपास है, 535। यहाँ पे सबसे अहम लेवल होगा कि हम 540 के ऊपर क्लोज हो। फिलहाल मुझे लग रहा है कि अगर कोई लॉन्ग है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 525 नजदीक रखें, क्योंकि आप रेजिस्टेंस पे हो। और जैसे मैंने कहा आप 535-40 के जोन के ऊपर अगर क्लोज होते हो तो आप इसको एक ब्रेकआउट ट्रेड के हिसाब से प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो एक ब्रेकआउट शेयर के लिए प्लान ज़रूर कर सकते हैं। और मैं भी देख रही थी कि कई बार जो है इसने करीब 530 के आसपास रिजेक्शन फेस किया है, तो देखते हैं कि इन स्तरों के ऊपर वो निकल के कितना सस्टेन करता है और उसके बाद वो एक्चुअल ब्रेकआउट आता है या नहीं। पर आज कई दिनों के बाद एक्चुअली टोरेंट पावर लिस्ट में उभरा है। एक सिमिलर चार्ट सेटअप है जैसे कि हम बजाज ऑटो की कुछ समय पहले बात कर रहे थे कि 9,000 के आसपास बेस बना के उछाल ले रहा है। अगर मैं देख पा रही हूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न ये काउंटर बना रहा है और बहुत दिनों के बाद जो है ये एक लिस्ट में उभरा है। एक बार शिवांगी आपसे राय लेना चाहेंगे, टोरेंट पावर यहाँ पर कोई फ्रेश ट्रेड और कोई व्यू? सृष्टि, टोरेंट पावर की बात करें तो बेस लेवल पे एक अच्छी पुल बैक मूव नजर आ रही है, पर अभी भी फिलहाल हम देख रहे हैं इसका ब्रॉडर फ्रेम जो स्ट्रक्चर है वो प्रेशर में है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉलो अप जो है वो रिक्वायर्ड रहेगी। अभी बुल्स एक्टिव जरूर हुए हैं बट काफी मेहनत अभी बाकी है स्टॉक में, तो लेवल्स का ध्यान रखें। सपोर्ट जो है 1550 का वो हमें काफी
क्रूशली इसको होल्ड करते हुए ट्रैक करना है। ऑलराइट, तो अभी भी स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है, तो टोरेंट पावर फ़िलहाल तो चलिए इग्नोर ही करते हैं इसको। पर आज कई दिनों के बाद जो है गैस काउंटर्स में से MGL और IGL भी धीरे धीरे करके ऊपर आ रहे हैं। नरेश, ये भी बीटन डाउन नेम्स हैं, क्या व्यू रखते हैं आप इन पे, क्योंकि बहुत भारी बिकवाली हमने इन काउंटर्स में आती हुई देखी है। इतनी पिटाई के बाद क्या कोई काउंटर आपको ओवरसोल्ड टेरिटरी में दिख रहा है? क्या किसी काउंटर में बाउंस बैक के लिए ट्रेड लेना चाहिए? सेक्टर ही ओवरसोल्ड है। अगर हम देखें IGL 2018 के भाव पर आ गया है और जो कोविड के लोज थे अराउंड यही प्राइसेस थे, तो यहाँ से एक रिकवरी बनती है जहाँ पे 360 370 तक जा सकता है। जो गैप डाउन लेवल था वहां पे रेजिस्टेंस आएगा। सेम अगर महानगर गैस में देखे तो स्टॉक वही भाव पे आ गया जो ऑलमोस्ट 2018 से 20 में था। यहाँ पे भी एक रिकवरी अराउंड 1250 तक हो सकती है, बट बाय ऑन डिप्स रहेगा रादर देन चेजिंग इस भाव पर। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाए दोनों ही काउंटर्स में। IGL यहाँ पे 370 तक जाने का दमखम रखता है, और अभी हम देखें तो MGL भी ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास है। बीटन डाउन नेम्स हैं, बट यहाँ पर एक उछाल ज़रूर आने की उम्मीद है। आज अगर हम देखें तो वरुण बेवरेजेस में भी एक अच्छा टिक है, और प्रशांत, एक बार आपसे ही समझना चाहेंगे, क्योंकि ये काउंटर भी लगभग 630 640 के आसपास मेरे हिसाब से 3 से 4 बार रिजेक्शन फेस कर चुका है। क्या ये भी एक ब्रेकआउट कैंडिडेट साबित हो सकता है? डिम्पी के साथ डिस्कस हुआ था और मैंने तभी बाय रेकमेंड किया था। तभी ऑलमोस्ट ये 635 के लेवल पे था। मुझे लग रहा है कि 650 के आसपास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ये जा रहा है। 650 के आसपास अगर क्लोज हो जाए तो आप एक बड़े रेंज ब्रेकआउट के लिए इसको बाय कर सकते हो अबाउट 650 क्लोज, और आपका तब स्टॉप लॉस होना चाहिए 630 का। टारगेट होगा 700 से लेके 725। जो पूरी रेंज की डेप्थ है वो रेप्लिकेट हो सकती है। ऑलराइट, क्योंकि धीरे धीरे करके ये अब देखिए अच्छी तरीके से ऊपर आ रहा है, और इसके लिए फिर से एक बार इसको डिस्कस हमने ज़रूर किया। वरुण बेवरेजेस फिलहाल अभी डे हाई पे। पर एक और स्टॉक जिसमें एक ज़बरदस्त उछाल और ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिल रही है वो है डिक्सन टेक का शेयर। क्या है इसके पीछे की वजह, और इसमें एक तरफा तेज़ी हम क्यों देख रहे हैं? आइए ये समझते हैं, और अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये पूरी रिसर्च के साथ। अभिषेक, बताइए क्या कुछ है वजह डिक्सन के उछाल की? देखिए, डिक्सन टेक को लेकर हालांकि सूत्रों के हवाले से ऐसी बस थी मार्केट में कि गूगल के साथ इनका करार हो सकता है, और उस करार की पुष्टि हो गई है। दरअसल गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन बनाने के लिए इन्होंने करार किया है, और करार हुआ है ताइवान के ओरिजिनल डिज़ाइन मेकर कॉम्पॉल इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए। और इस करार के तहत गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन डिक्सन टेक बनाएगी अपने नोएडा के प्लांट में। सब्सिडरी जो इनकी कंपनी है पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो अगर हम देखें तो फॉक्सकॉन के बाद अब ये डिक्सन टेक दूसरी कंपनी बन गई है जो भारत में गूगल के पिक्सल फोन्स को बनाएगी। अब भारत जो है स्मार्टफोन के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। उसमें अगर हम गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन की अगर हम हिस्सेदारी को देखेंगे तो 1% के आसपास है। लोग ये मान के चल रहे हैं कि अब चूंकि AI जनरेटेड स्मार्टफोन्स बन रहे हैं, काफ़ी अलग टेक्नोलॉजी से गूगल अपने स्मार्टफोन्स आगे बनाएगी, तो उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा होने वाला है कंपनी को, और जिसका मैन्युफैक्चरर के तौर पर फ़ायदा डिक्सन टेक को मिलते हुए देखेंगे। एप्पल को अगर हम छोड़ दें तो डिक्सन टेक जितने भी बड़े मैन्युफैक्चरर हैं मोबाइल फ़ोन के, उन सभी के फ़ोन सभी कंपनी बनाने जा रही है। तो एक निश्चित तौर पर बड़ा डेवलपमेंट है, और इसको लेकर ब्रोकरेजेस भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट दी है डिक्सन टेक को लेकर, और बाय की रेटिंग के साथ 18,654 रुपये का लक्ष्य दिया है। ये जो लक्ष्य है शुक्रवार के बंद भाव से करीब 18% का अपसाइड पोटेंशियल उनको शेयर में दिख रही है। यह नहीं, नोमुरा को लगता है कि चीन प्लस वन स्ट्रेटजी से भी ग्रोथ के मौके काफ़ी ज़्यादा डिक्सन टेक के लिए बनेंगे। और अगर जो लग्जरी स्मार्टफोन्स या प्रीमियम स्मार्टफोन जो कंपनी बना रही है, उससे कहीं ना कहीं स्मार्टफोन बना पाने की जो क्षमता है कंपनी के लिए लंबी अवधि में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। आपको बता दें कि डिक्सन टेक के कारोबार में अगर हम देखें कि मोटा मोटी 3-4 वर्टिकल हैं। मोबाइल और EMS का जो हिस्सा है आय में 82% है, मुनाफे में 73% का। इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज में 12% इसकी आय आती है, 12% का ही मुनाफा आता है। होम अप्लायंसेज में 4% इनकी आय आती है, लेकिन मुनाफा वहाँ से 12% आता है, 11% आता है। और लाइटिंग में 2% का इनका
रेवेन्यू शेयर है, लेकिन मुनाफे की बात करें तो 4% का मुनाफा वहां से आता है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें डिक्सन टेक को लेकर, तो प्रमोटर की करीब 33% हिस्सा है इसमें है, एफआईएस की करीब 22.5%, डीआईएस की करीब करीब बराबर का मामला है 23% के आसपास का, और पब्लिक जो शेयर होल्डिंग है वो 21% के आसपास का। शेयर की चाल की बात करें, सरप्राइज क्या है, डिक्सन टेक ने कमजोर बाजार में भी हमने शेयर को थमते हुए देखा नहीं है। पिछले एक महीने में अगर हम देखेंगे तो 16% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं, 6 महीने में 69%, इस साल की बात करें 2024 में 159% और एक साल में 178% के रिटर्न जनरेट करके डिक्सन टेक ने अपने निवेशकों को दिए हैं। तो ऑलरेडी काफी बड़ी दिग्गज मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर कंपनी है, और कह सकते हैं कि एक और नगीना उनके पूरे के पूरे किटी में जुड़ गया है गूगल के पिक्सल फोन के जरिए। ठीक है, ये पिक्सल फ़ोन वाला मामला इंपॉर्टेंस काफ़ी रखता है, क्योंकि इससे इनकी ब्रांड इमेज और सुधरती है। ऑल्दो इंडिया में जितने भी बड़े स्मार्टफोन बन रहे हैं बड़ी कंपनीज़ के, वो ज़्यादातर जो मेड इन इंडिया है वो डिक्सन ही बना रहा है। और आपको पता है कि मोबाइल का मार्केट जो है काफ़ी वाइब्रेंट है और काफ़ी बड़े प्लेयर्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं। अभी तो 5G का रोल आउट नहीं हुआ, उसको होने दीजिए, फिर डिक्सन एक नए लेवल पे पहुंच जाएगा। खैर, और मैन्युफैक्चरिंग का भी बड़ा बेनिफिट मिलता है, PLI स्कीम्स के बेनिफिट भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा जाते हैं और उसका भर के इस्तेमाल कर रहा है प्रॉफिट। ठीक है, तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का एक पूरा रिसर्च आपके सामने हमने रखा। और एक खबर ऑल्दो हमने भी बहुत पहले आपको बताई थी कि पिक्सल्स को लेके बातचीत चल रही है गूगल की यहाँ पे इंडिया में, और ऑफ कोर्स फाइनल हो सकता है। डिक्सन का नाम थोड़ा मामला खिंच गया था जब गूगल ने थोड़ा इंडिया में कुछ और कंपनीज़ के साथ भी बातचीत करना शुरू किया था, लेकिन बाद में फाइनली आया डिक्सन की ही झोली में। इंडिया विक्स अभी सिर्फ 2% है, बस इंडिया विक्स थोड़ा और घटे। मेरी आज के जो टारगेट्स थे वो तो अचीव हुए, निफ्टी ग्रीन में भी आ चुका है, बकायदा 10 पॉइंट ऊपर भी जा चुका है, तो वो सब कुछ अचीव्ड है। बस अभी भी इंडिया विक्स जो 2-2.25 के आसपास खड़ा है ना, ये थोड़ा और घट जाए तो आज आपका ना फियर निकल जाएगा मन से। जब फियर निकलेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा तो मार्केट ठीक होगा। जब तक फियर नहीं निकलेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मार्केट ठीक नहीं होगा। तो रिकवरी अच्छी है, रिकवरी काबिल तारीफ़ है, एक्सपेक्टेड रिकवरी भी है, जो चाहिए थी वैसी मिली, बट फिर भी थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है वाला कंसेप्ट अभी भी है।